एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम हमारा चैप्टर स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट का रिवीजन करने जा रहे हैं। देखो, ये चैप्टर काफी छोटा और काफी आसान था और इसके क्वेश्चंस उससे भी ज्यादा आसान है। तो क्विकली मैं आपको जो है इस चैप्टर का पहले बैकग्राउंड दे देती हूँ, फिर हम टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझा देती हूँ। तो देखो, मैंने अभी तक आपको क्या क्या समझाया था। मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट के बारे में हमने डिस्कशन किए हैं काफी सारे, कि कॉस्ट के टाइप्स क्या होते हैं, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट की टेक्निक्स क्या होती है, स्पेशल कॉस्ट टेक्निक्स क्या होती है। लाइक आपने देखा था कॉस्ट टेक्निक्स जीआईटी, काइजन, सिक्स सिग्मा, टीक्यूएम, ये सारी अपनी टेक्निक्स देखी थी। फिर आपको स्पेशलाइज कॉस्ट टेक्निक्स बताई थी कॉस्ट को मैनेज करने की, लाइक काइजन, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, काफी सारी चीजें हमने देखी थी। और भी जो है हमने कॉस्ट के टाइप्स ऑफ देखे थे। मतलब बेसिकली हमने जो कॉस्ट है ना, इन नटशेल हमने कंप्लीट कर लिया, तरह तरह से हमने देख लिया कॉस्ट क्या होती है, ये सब करके हमने कॉस्ट को कंप्लीटली पढ़ लिया। इसके बाद हमने देखा था स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट, जिसमें हमने मेजरली डिस्कशन किसका किया था, ओनली रेवेन्यू का, जिसमें मेन एम ही क्या था बिजनेस का, कि कैसे जो है वो अपना रेवेन्यू जो है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करे। देखो, हर बिजनेसमैन क्या चाहता है कि उसके बिजनेस में रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो। तो हमने उसमें रेवेन्यू में जो भी हमने डिसीजंस लिए थे, मल्टीपल डिसीजंस लिए थे, लाइक हमने देखा था प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन और कीप और ड्रॉप डिसीजन, सेल और फर्दर प्रोसेस डिसीजन, मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन, काफी तरह के हमने डिसीजन देखे थे, जिन सबका मेन एम क्या था कि कैसे ना कैसे रेवेन्यू जो है ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हो। ठीक है, सबका एक ही कंप्लीटली एम था। इसके साथ साथ हमने देखा था कि हम सेलिंग प्राइस को कैसे डिटरमाइन करें। तो प्रोडक्ट मार्केट और सिचुएशन और अदर फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हमने तरह तरह की सेलिंग प्राइस देखी थी, कि स्कीमिंग रखनी चाहिए, पेनिट्रेशन रखनी चाहिए, मार्केट प्राइस रखनी चाहिए, साइकोलॉजिकल रखनी चाहिए, गोइंग रेट रखनी चाहिए, कंपटीशन बेस्ड, काफी तरह की हमने प्राइसिंग देखी थी। तो बेसिकली मैं बोल सकती हूँ कि आपने रेवेन्यू समझ लिया, आपने कॉस्ट समझ लिया। तो देखो, जब भी आप रेवेन्यू में से कॉस्ट को लेस करते हो, आपने रेवेन्यू में से कॉस्ट को लेस किया, तो आपका क्या आएगा, आपका क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट। जो आपको ये जो प्रॉफिट है ना, इसके बारे में आपको जो है डिटेल में पढ़ाएगा। मतलब इसमें आपको जो आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो वो देख लो। आप इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करोगे। सबसे पहले आप इसमें टॉपिक ही कवर क्या करोगे, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो ये टॉपिक बना ही कैसे, ये इसलिए बना कि आपका रेवेन्यू आपने पढ़ लिया, कॉस्ट आपने समझ ली, उसके बाद क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो इस प्रॉफिट का आपको जो है 3 तरीके के इसमें एनालिसिस दिए हुए हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स आप कवर करोगे, आप इसको आप डिटेल में समझो। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस सबसे पहले आपको पढ़ना है। इसमें आपको 3 तरह के एनालिसिस पढ़ने हैं। एक तो स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, की स्ट्रेटेजी यूज करके आपको देखना है कि आपके प्रॉफिट में जो कम ज्यादा हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है, या तो इंक्रीज होगा प्रॉफिट या डिक्रीज होगा लास्ट ईयर या लास्ट मंथ के कंपैरिजन में। तो आपका जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है किस रीजन से हो रहा है, उसके लिए स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस पढ़ना है। फिर आपको देखना है डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। ये क्या बोलेगा कि प्रोडक्ट वाइज आप देखो कौन सा प्रोडक्ट आपको कितना प्रॉफिट कमा के दे रहा है, डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। और लास्ट इसमें आप देखोगे कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कि आप सेम प्रोडक्ट सेम सेलिंग प्राइस पे डिफरेंट कस्टमर को सेल करते हो, तो कौन सा कस्टमर आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, वो आपको इसमें कंसीडर करना है और इसके बेसिस पे तरह तरह की चीजें जो है एनालिसिस करनी है। तो पहला पार्ट हम इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। और वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने रेवेन्यू पढ़ लिया, कॉस्ट पढ़ लिया, तो उसके बाद क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। तो उसके ऊपर डिटेल हम एनालिसिस देखेंगे। अब इसके बाद जो है इसमें कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स और दिए हुए हैं, क्या क्या दिया हुआ है। फिर हम पढ़ेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है ये, कि आपने एबीसी को यूज करके जो कॉस्ट डिटरमाइन करी है उसको मैनेज कैसे करोगे, वो सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आएगा एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, जिसको आप एबीबी भी बोलते हो। क्या बोलते हैं कि एक्टिविटी के बेसिस पर आप जो ओवरहेड्स एलोकेट करते हो, उनके लिए आप क्या करो, बजट प्रिपेयर कर लो, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, वो सारा समझेंगे। एंड लास्ट आएगा छोटा सा टॉपिक, पैरेटो एनालिसिस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या बोलते हैं, कुछ 80-20 रूल के बारे में बताता है, कि कैसे 80% जो है चीजें अफेक्ट करती है एज कम्पेयर टू 20%, और 20% कैसे अफेक्ट करती है एज कम्पेयर टू 80%। बेसिकली इस तरह का आपको एनालिसिस समझना होगा और इसका छोटा सा स्टेटमेंट बनता है, वो आपको देखना होगा। ठीक है, उसके बेसिस पे डिसीजन होते हैं और बिजनेस में कैसे कैसे पैरेटो अप्लाई होता है, वो सारा आपको समझना है। तो काफी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये छोटा सा आपका चैप्टर है, जिसमें आपको छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो टाइम वेस्ट ना करके क्विकली स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, क्या, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। और उसमें भी कौन सा, स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अब ये क्या बोलते हैं, इसको समझो। देखो, स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या बोलते हैं, कि सपोज आपका लास्ट ईयर जो प्रॉफिट है ना, आपका लास्ट ईयर प्रॉफिट था सपोज 10 लाख का, ठीक है, 10 लाख का। अब करंट ईयर में आपका प्रॉफिट जो है वो कितना हो गया, 14 लाख का। ठीक है, लास्ट ईयर आपका प्रॉफिट था 10 लाख का और करंट ईयर में प्रॉफिट हो गया आपका 14 लाख का, या फिर करंट ईयर में प्रॉफिट हो गया आपका कितना, 8 लाख का। देखो, जरूरी नहीं है कि आपका लास्ट ईयर से जो प्रॉफिट है ना वो इंक्रीज ही हो। ऐसे फर्स्ट सिचुएशन मैंने ले ली कि लास्ट ईयर से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 14 लाख का, पर हमेशा जरूरी नहीं होगा। जरूरी ये भी हो सकता है कि आपका लास्ट ईयर प्रॉफिट ज्यादा था और करंट ईयर में प्रॉफिट कम हो गया। हो सकता है पहले 10 लाख था और अब सिर्फ कितना रह गया, 8 लाख रह गया। तो बेसिकली आपका प्रॉफिट या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज होगा, यही इनमें से कोई होगा, दोनों चीज तो होने से नहीं। तो रीजन क्या है,
रीजन फॉर द चेंज इन प्रॉफिट, चेंज का मतलब क्या है, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, चेंज का मतलब यही होता है। तो इसका रीजन क्या है आपके प्रॉफिट में इंक्रीज या डिक्रीज होने का, वो क्या बोलता है, वो बोलता है अब स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के बेसिस पे देखो। अब स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या बोलता है कि प्रॉफिट में चेंज होने के 3 रीजन होते हैं, क्या, एक तो ग्रोथ कंपोनेंट, एक प्राइस रिकवरी और तीसरा प्रोडक्टिविटी। अब ये तीनों क्या क्या होते हैं इनको समझो, और इसी के ऊपर आपका ये पूरा स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है, ठीक है। ग्रोथ कंपोनेंट क्या बोलता है कि सेल्स यूनिट में चेंज होने की वजह से आपका क्या हुआ, सेल्स यूनिट में चेंज हुआ, सेल्स यूनिट में चेंज होने की वजह से आपके रेवेन्यू और कॉस्ट में चेंज हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ कंपोनेंट। अब आपके दिमाग में आएगा कि सेल्स यूनिट में चेंज कैसे होगा, तो सेल्स यूनिट में चेंज जो है ना वो 2 तरीके से हो सकता है, या तो मार्केट साइज में चेंज होने की वजह से, या तो चेंज ड्यू टू मार्केट साइज, या फिर चेंज ड्यू टू मार्केट शेयर, ठीक है। 2 रीजन हो सकते हैं। अभी मार्केट साइज और मार्केट शेयर क्या होता है इसको समझो। तो मैंने अभी तक क्या बोला कि ग्रोथ कंपोनेंट सबसे पहले आपको देखना है कि ग्रोथ कंपोनेंट क्या होता है, प्रॉफिट में चेंज हो रहे हैं 3 रीजन की वजह से। तो पहला रीजन क्या है, ग्रोथ कंपोनेंट। और ग्रोथ कंपोनेंट क्या बोलता है कि सेल्स यूनिट में चेंज हो रहा है जिसकी वजह से रेवेन्यू और कॉस्ट में चेंज हो रहा है, चेंज इन रेवेन्यू और कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन सेल्स यूनिट। अब सेल्स यूनिट में क्यों चेंज होगा, चेंज इन मार्केट साइज और चेंज इन मार्केट शेयर, या तो मार्केट साइज में चेंज होगा या मार्केट शेयर में चेंज होगा, या फिर दोनों में चेंज हो गया होगा। देखो हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो उसमें एंड और पे इतना फोकस मत करना, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ बस उसको ध्यान से लिसन करो और आराम से आप अपने क्वेश्चन अपने कर सकते हो, ठीक है। तो रेवेन्यू ग्रोथ कंपोनेंट में क्या होगा, रेवेन्यू और कॉस्ट में चेंज होगा सेल्स यूनिट में चेंज होने की वजह से, और सेल्स यूनिट में चेंज होगा या तो मार्केट साइज या मार्केट शेयर की वजह से। अब मार्केट साइज या मार्केट शेयर क्या होता है इसको डिटेल में समझना। तो देखो मार्केट साइज का क्या मतलब होता है, इसमें आपके बिजनेसमैन की कोई मेहनत नहीं लगती। ये क्या होता है कि सिचुएशन ही ऐसी हो जाती है कि मार्केट साइज चेंज हो जाता है। जैसे देखो मैं आपको लाइव एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे करेंटली क्या हुआ कि कोविड था, ठीक है। कोविड आने से पहले मास्क की अगर हम बात करें, कोविड आने से पहले मास्क का मार्केट साइज था सिर्फ 1 लाख यूनिट्स का, सपोज, ठीक है। मास्क का मार्केट साइज कितना था, 1 लाख यूनिट्स का। लेकिन कोविड आ गया तो कोविड के दौरान जो है मास्क की सेल एकदम बूम हो गई थी, क्योंकि मास्क बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड थे एंड कोविड के बाद भी। तो मास्क का मार्केट साइज जो है ना वो 10 गुना हो गया, सपोज ये कितना हो गया, 10 लाख यूनिट्स का हो गया। तो देखो जब भी मार्केट साइज में चेंज होता है तो इसमें बिजनेसमैन की कोई मेहनत नहीं लगती, मतलब इसमें बिजनेसमैन ने कोई एफर्ट्स नहीं डाले, ये तो सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि मार्केट साइज अपने आप चेंज हो गया, ठीक है। जैसे मान के चलो और भी होते हैं, रियल एस्टेट का वो मार्केट साइज हो गया, पहले कम था, पहले ज्यादा था, फिर कोविड के बाद कम हो गया। इस तरह से काफी सारे मार्केट साइज जो है फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो जब भी मार्केट साइज में चेंज होता है वो बिजनेसमैन के एफर्ट्स नहीं होते, वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है। लेकिन मार्केट शेयर क्या होता है कि आपने एफर्ट्स दिए होंगे। सपोज ये आप मान के चलो कि पहले मास्क का मार्केट साइज 1 लाख यूनिट था, उसमें आपका मार्केट शेयर था सिर्फ 10%, मतलब आप कितनी यूनिट्स बनाते थे, 10,000 यूनिट्स आप बनाते थे। अब मास्क का शेयर मार्केट साइज हो गया 10 लाख यूनिट्स का, और आपका मार्केट शेयर कितना हो गया, आपने देखा कि भाई मास्क की तो आगे सेल होनी है, तो क्या करूं मैं, ज्यादा से ज्यादा वेंडर्स से जो है कॉन्टैक्ट कर लेते हो और अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करते हो। तो सपोज आपने 30% कर दिया, तो अब आपका मार्केट शेयर क्या हो गया, 10% से 30% हो गया, मतलब 20% इंक्रीज हो गया। तो मार्केट शेयर जब भी होता है ना वो बिजनेसमैन के एफर्ट्स होते हैं, और मार्केट साइज मार्केट की सिचुएशन की वजह से होता है। तो आपको इतना याद नहीं रखना, आपको तो बस ये समझना है कि ग्रोथ कंपोनेंट में जो है सेल्स यूनिट में चेंज होता है जिसकी वजह से रेवेन्यू और कॉस्ट में चेंज होता है, और ग्रोथ कंपोनेंट में सेल्स यूनिट में चेंज क्यों होगा, ड्यू टू 2 रीजंस, एक तो मार्केट साइज में चेंज होने की वजह से, एक मार्केट शेयर में। तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली गिवन होगा कि मार्केट साइज या तो बता रखा होगा या मार्केट शेयर बता रखा होगा। अब उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर लेना, वो कैसे करेंगे अभी हम उसको और डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ग्रोथ कंपोनेंट क्या बोलता है, रेवेन्यू और कॉस्ट में चेंज होना ड्यू टू चेंज इन सेल्स यूनिट, और सेल्स यूनिट में क्यों चेंज होगा, या तो मार्केट साइज में चेंज होने की वजह से या मार्केट शेयर में चेंज होने की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्राइस रिकवरी कंपोनेंट। प्राइस रिकवरी कंपोनेंट का क्या मतलब है कि सपोज प्राइस में चेंज होने की वजह से रेवेन्यू और कॉस्ट में चेंज होना, ये बेसिकली क्या बोलता है, प्राइस में चेंज होने की वजह से रेवेन्यू और कॉस्ट में चेंज होना। प्राइस में कैसे चेंज होगा इसको समझो कि सपोज लास्ट ईयर आपके प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस थी, लास्ट ईयर सेलिंग प्राइस थी प्रोडक्ट की 10 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। अब करंट में क्या हुआ, करंट ईयर में आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, ₹11 पर यूनिट। तो आपका सेलिंग प्राइस जो है 1 रुपए से बढ़ गया, 1 रुपए से इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हुआ 1 रुपए से। तो प्राइस में चेंज होने की वजह से रेवेन्यू और कॉस्ट में चेंज होना, उसको हम बोलते हैं प्राइस रिकवरी कंपोनेंट। प्राइस में चेंज होने की वजह से रेवेन्यू और कॉस्ट में चेंज होना ही हो गया प्राइस रिकवरी कंपोनेंट। और लास्ट आता है प्रोडक्टिविटी। ये क्या बोलता है कि एफिशिएंसी में चेंज होने की वजह से कॉस्ट में चेंज होना। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, इसको समझो। जैसे मान के चलो कि पहले आप 1 लाख यूनिट्स बनाते थे, ठीक है। पहले क्या हुआ था, आप 1 लाख यूनिट्स बनाते थे और फिक्स कॉस्ट कितनी आती थी, 10 लाख। तो फिक्स कॉस्ट अगर हम बात करें पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बात करें तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख, तो ये कितनी आती थी, ₹10 पर यूनिट ये आपकी आ जाती थी। तो 10 रुपए पर यूनिट जो है सब में बढ़ जाता था। लेकिन सपोज अब क्या हुआ कि आपकी 1 लाख यूनिट्स आप पहले बनाते थे, अब आप कितनी बनाते हो, सपोज 1,50,000 यूनिट्स आप बनाते हो, ठीक है।
1,50,000 यूनिट्स बनाते हो और फिक्स कॉस्ट स्टिल आपकी कितनी है 10 लाख है, तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अब कितनी आ जाएगी, तो करो 10 लाख डिवाइडेड बाई 1,50,000, ये कितना हो गया 6.67 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया 6.67 रुपीज़ पर यूनिट। मतलब फिक्स कॉस्ट जो है अब कम बटेगी और बहुत ज़्यादा यूनिट्स में बटेगी। तो एफिशिएंसी में चेंज होने की वजह से आपकी कॉस्ट में चेंज होना, यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट है। तो आप एक चीज़ याद रखना, प्रोडक्टिविटी में हमेशा कॉस्ट में चेंज होगा, रेवेन्यू में नहीं होगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप ना मतलब परेशान हो जाओगे इसमें रेवेन्यू क्यों नहीं, हमें कैलकुलेट तो नहीं करना ये और वो। देखो ये रेवेन्यू और कॉस्ट सिर्फ मैंने इसलिए बताया हुआ है क्योंकि कल को क्वेश्चन में जैसे आ जाए कि है ना ग्रोथ कंपोनेंट में चेंज इन रेवेन्यू और कॉस्ट इन ग्रोथ कंपोनेंट, चेंज इन रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन प्राइस रिकवरी एंड चेंज इन कॉस्ट ऑनली इन प्रोडक्टिविटी। तो आप ऐसे परेशान मत होना कि भैया मुझे रेवेन्यू कंपोनेंट दे नहीं रखा तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल में से मैं कॉस्ट को लेस कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना, ये जस्ट मैंने फॉर अंडरस्टैंडिंग दिया, ये आपके कहीं कोई काम नहीं आएगा क्योंकि मैं आपको ये दिया इसलिए कि क्वेश्चन में अगर सिर्फ लिख देना चेंज इन कॉस्ट कंपोनेंट ड्यू टू चेंज इन एफिशिएंसी, तो आप आराम से जज कर लो प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट की बात हो रही है। आप इसमें ये मत करना कि रेवेन्यू कंपोनेंट कहाँ है, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ क्या देखना है ग्रोथ कंपोनेंट क्या है, मार्केट साइज है, मार्केट शेयर में चेंज होने की वजह से, प्राइस रिकवरी प्राइस में चेंज होने की वजह से, और प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी में चेंज होने की वजह से। इनफैक्ट आपको क्वेश्चन में ये कंपोनेंट्स के नाम ही डायरेक्ट दे रखे होंगे, आपको तो ये प्राइस में चेंज ये सब इतना भी देखने नहीं होगा, फिर भी मैंने आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा दिया है। ठीक है, ये तो हमने देखा कि रीजन क्या है प्रॉफिट में चेंज होने की वजह से। अब हम इसका क्या करते हैं, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वो क्या होता है कि देखो आप कहाँ से पहुंच गए, आप इस 10 लाख से 14 लाख पे कैसे पहुंचे या 10 लाख से 8 लाख पे कैसे पहुंचे, उसको अब हम डिटेल में समझेंगे। तो जो मैंने कंपोनेंट्स बताए ना, इनका प्लस माइनस करके आप क्या करोगे, 10 लाख से 14 लाख पे या 10 लाख से 8 लाख पे पहुंचने की कोशिश करोगे। तो अब देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिखोगे ऑपरेटिंग इनकम ऑफ लास्ट ईयर। जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में कितना लिया है, 10 लाख हमने लिया है। ठीक है, 10 लाख मैंने ये ले लिया। अब मैं क्या करूंगी, प्लस या माइनस। देखो अगर पॉजिटिव है, फेवरेबल है और इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है, फेवरेबल, इंक्रीज हो रहा है, तो चेंज ड्यू टू मार्केट साइज में क्या करूंगी, ऐड करूंगी। अगर एडवर्स है, नेगेटिव है और डिक्रीज हो रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा सब में। अगर कुछ पॉजिटिव है, फेवरेबल है या इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड हो गया। अगर नेगेटिव है, एडवर्स है और डिक्रीज हो रहा है तो आप क्या करोगे, लेस करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग इनकम लिखनी है लास्ट ईयर की, उसमें ऐड या लेस करने क्या, चेंज ड्यू टू मार्केट साइज। अभी मार्केट साइज में चेंज होने का क्या होता है, ग्रोथ कंपोनेंट में चेंज होना। अब आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो इसके लिए मैंने कुछ नोट्स दे रखे हैं। अब देखो, आपको निकालना है चेंज ड्यू टू मार्केट साइज। अब आप ये कैसे निकालोगे, तो आप क्या लेना, सबसे पहले टोटल ग्रोथ कंपोनेंट लेना। सपोज ग्रोथ कंपोनेंट आपने ले लिया, ग्रोथ कंपोनेंट दे रखा है सपोज 2 लाख का, आपने ये ले लिया, और चेंज इन सेल्स यूनिट लिखो ड्यू टू मार्केट साइज। मार्केट साइज में चेंज होने की वजह से कितना हुआ, सपोज आपने लिखा 5000 यूनिट्स हुआ, और टोटल चेंज इन सेल्स यूनिट, टोटल चेंज आपकी मान लो 20,000 यूनिट्स है। अभी आपको इतना बेटर समझ नहीं आएगा, मैंने जो एग्जांपल दिया उसके बेसिस पे मैं और आपको समझा दूंगी। तो देखो आपने क्या लिखा, चेंज ड्यू टू मार्केट साइज कैसे निकालोगे, टोटल ग्रोथ कंपोनेंट का अमाउंट ले लो, फिर चेंज जितना हुआ सेल्स यूनिट में ड्यू टू मार्केट साइज डिवाइड बाई टोटल चेंज इन सेल्स यूनिट। देखो मैं आपको ये एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ और आपको समझ आएगा। देखो इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है कि ए लिमिटेड एक पेन मैन्युफैक्चरर है, इट्स लास्ट ईयर डिमांड फॉर पेन इज 1 लाख यूनिट्स। लास्ट ईयर डिमांड कितनी थी, 1 लाख यूनिट्स की, लेकिन करंट ईयर में डिमांड कितनी है, 1,20,000 यूनिट्स की। तो टोटल चेंज इन सेल यूनिट्स कितना है, अभी तक आप समझ पाओ तो करंट ईयर में डिमांड कितनी है, करंट ईयर में डिमांड है 1,20,000 यूनिट्स। ठीक है, 1,20,000 यूनिट्स, और लास्ट ईयर थी 1 लाख यूनिट्स। ठीक है, तो टोटल चेंज इन सेल यूनिट्स कितना हुआ, 20,000 यूनिट्स हो गया। ये तो बेसिकली हमने बस नॉर्मल हमने कैलकुलेट किया कि पहले 1 लाख का 1,20,000 यूनिट्स हम बेच रहे हैं, तो टोटल हम कितनी ज्यादा बेच रहे हैं, 20,000 यूनिट्स हमारा चेंज हुआ है। ठीक है, ये कम भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ज्यादा का दिया हुआ है तो हम ज्यादा का ले रहे हैं। तो 20,000 यूनिट्स क्या हो गया, टोटल चेंज इन सेल यूनिट्स। अब देखो अब क्या बोला है, मार्केट ऑफ द पेन इंक्रीज बाय 5% ओवर द लास्ट ईयर। इसने क्या बोला, पेन का ही मार्केट, इसने ये नहीं बोला मार्केट ऑफ ए लिमिटेड, इसने बोला पेन का ही मार्केट जो है लास्ट ईयर से कितना बढ़ गया है, 5% बढ़ गया है। तो अगर मैं क्या करूँ, ये जो लास्ट ईयर मेरा जो वो था मार्केट कितना था, 1 लाख यूनिट्स का, तो इसका मैं 5% करूँ तो ये 5,000 यूनिट्स आ रहा है। तो मुझे क्लियरली समझ आ रहा है चेंज इन सेल्स यूनिट ड्यू टू चेंज इन मार्केट साइज। तो ये कितना हो गया, 5,000 यूनिट, क्योंकि मार्केट ही पेन का बढ़ गया। मार्केट ए लिमिटेड का नहीं बोला, कंपनी का नहीं बोला पेन का ही मार्केट 5% से ज्यादा बढ़ गया है, लास्ट ईयर से 5% बढ़ गया है। तो 5,000 यूनिट्स मेरा हो गया। तो देखो टोटल चेंज था मेरा 20,000 यूनिट्स का। ठीक है, टोटल चेंज था मेरा 20,000 यूनिट्स का, जिसमें से मुझे समझ आया कि 5,000 यूनिट्स तो मेरा क्यों है, चेंज ड्यू टू मार्केट साइज। तो बाकी का रिमेनिंग क्या हो गया, तो बाकी का रिमेनिंग हो गया 15,000 यूनिट्स। ये कैसे निकला, 20,000 यूनिट्स माइनस 5,000 यूनिट्स। ठीक है,
तो ये हो गया 15,000 यूनिट्स। तो ये चेंज क्या होगा, ये ड्यू टू मार्केट शेयर, चेंज ड्यू टू मार्केट शेयर। तब जाके तो हमारा बनेगा टोटल चेंज इन सेल्स यूनिट्स। देखो हमें क्या निकालना है कि ग्रोथ कंपोनेंट क्या बोलते हैं, सेल्स यूनिट में चेंज होने की वजह से जो भी प्राइस जो भी रेवेन्यू और कॉस्ट में चेंज हुआ। तो टोटल चेंज कितना था इस एग्जांपल में 20,000 यूनिट्स, जिसमें से पेन का मार्केट लास्ट ईयर से कितना बढ़ गया 5%, मतलब 5,000 यूनिट्स किसकी वजह से हुआ, चेंज ड्यू टू मार्केट साइज। तो रिमेनिंग क्या हो गया, चेंज ड्यू टू मार्केट शेयर। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो इसमें क्या किया इन्होंने आगे हमें क्या बोला कि ग्रोथ कंपोनेंट ऑफ ए लिमिटेड कितना है, 2 लाख है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, चेंज ड्यू टू मार्केट साइज फॉर ए लिमिटेड। ओनली मार्केट साइज का बोला है किसका, ए लिमिटेड के लिए, क्योंकि ए लिमिटेड के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ग्रोथ कंपोनेंट आपको 2 लाख दिया है। तो अब आप ये पर्टिकुलर चीज जो है ना, चेंज ड्यू टू मार्केट साइज इन वैल्यू कैसे करोगे। अभी तो मैंने आपको यूनिट्स बताई, अब आपको टोटल वैल्यू भी निकालनी है। तो कैसे लोगे, आप लिखो टोटल चेंज ड्यू टू ग्रोथ कंपोनेंट। आपने क्या लिखा है, ग्रोथ कंपोनेंट ऑफ ए लिमिटेड। तो ये कितना है, 2 लाख, ये लिख लिया आपने, इनटू चेंज इन सेल्स यूनिट ड्यू टू मार्केट साइज, मार्केट साइज में चेंज होने की वजह से। तो वो अभी आपने कैलकुलेट किया कितना, 5,000 यूनिट्स, और डिवाइड कर दो क्या टोटल चेंज इन सेल्स यूनिट्स, वो कितना था 20,000 यूनिट्स, ये अभी आपने कैलकुलेट किया था, ठीक है, डिवाइडेड बाई 20,000 यूनिट्स। तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका कितना 50,000, ठीक है, ये आपका कितना आ गया 50,000। तो आपका ये जो टोटल 2 लाख है ना, इसमें से 50,000 चेंज हो गया ड्यू टू मार्केट साइज। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, रिमेनिंग ड्यू टू मार्केट शेयर। 2 लाख में से 50,000 हटा दो, ठीक है, 2 लाख में से अगर आपने 50,000 लेस करा तो कितना आएगा, 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 क्या हो गया, चेंज ड्यू टू मार्केट शेयर। ये क्या हो गया, चेंज ड्यू टू मार्केट शेयर। इस तरह से भी आप निकाल सकते हो। या फिर मार्केट शेयर आप कैसे निकालो, या फिर आप क्या करो, वही लिखो ग्रोथ कंपोनेंट टोटल, ग्रोथ कंपोनेंट टोटल लिखा इनटू चेंज इन सेल्स यूनिट्स। यहाँ पे अब आप लिखोगे ड्यू टू मार्केट शेयर। मार्केट साइज का तो आपने निकाल दिया, ये आपने मार्केट साइज का, मार्केट शेयर की वजह से कितनी यूनिट चेंज हुई थी, 15,000 यूनिट्स हुई थी, ठीक है, इनटू 15,000 यूनिट्स लिख दो, डिवाइडेड बाई टोटल चेंज इन सेल्स यूनिट। टोटल चेंज कितना है 20,000 यूनिट्स का। तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,50,000, ठीक है, ये आ जाएगा 1,50,000। तो आप रिमेनिंग बैलेंस कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो अगर आपको मार्केट साइज का पता लग गया तो, या फिर आप इस तरह से जो मार्केट साइज जैसे कैलकुलेट किया उसी तरह से आप मार्केट शेयर को कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आप 1,50,000 प्लस 50,000 करोगे तो अल्टीमेटली कितना बन रहा है आपका, 2 लाख बन रहा है। इस तरह से आप जो है क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला अभी तक कि आपको क्या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो ऑपरेटिंग इनकम लिखो, लास्ट ईयर का आपने लिख दिया 10 लाख, चेंज ड्यू टू मार्केट साइज। अब इस केस में इंक्रीज हो रहा है हमारा, ठीक है, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है 10 लाख से 14 लाख पे हम जा रहे हैं। हमने ये एग्जांपल लिया तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कितना, टोटल 2 लाख मत लिख देना, ओनली लिखना चेंज ड्यू टू मार्केट साइज, मतलब ओनली 50,000, ठीक है। अब आप कहोगे फिर ये 1.5 लाख कहाँ जाएगा, इसके बारे में भी अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे आपने सपोज लिख दिया कितना 50,000, ठीक है। अब आया चेंज ड्यू टू प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे डायरेक्ट आपको दे रखा होगा, प्लस माइनस करने आपको, अगर इंक्रीज हो तो ऐड कर देना, नहीं तो लेस कर देना। तो डायरेक्ट लिख रखा होगा प्रोडक्टिविटी कंपोनेंट, तो वहां पे आप लिख देना है एज इट इज, ठीक है। सपोज आप ये लिख दो सपोज आपने ये लिखा, ये आ गया आपका 1,80,000। सपोज क्वेश्चन में दे रखा है, ये आ गया 1,80,000, ये आपने लिख दिया। अब लास्ट आता है क्या, चेंज प्लस माइनस चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देखो इसमें कहीं भी ऊपर मैंने नहीं बताया ना, ग्रोथ, प्राइस रिकवरी, प्रोडक्टिविटी बताया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं बताया। तो आप कहोगे यार ये कौन सा कंपोनेंट है, ऊपर लिखना रह गया क्या, नहीं। अब इसको ध्यान से समझो। तो देखो आपने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया, ग्रोथ में 2 कंपोनेंट है, मार्केट साइज और मार्केट शेयर, ठीक है। तो आपने क्या करा, मार्केट साइज कवर कर लिया, अभी मार्केट शेयर रिमेनिंग है। आपने प्रोडक्टिविटी कंप्लीट कर लिया, तो अब आपका रिमेनिंग क्या है, आपका क्या रह गया है, मार्केट शेयर रह गया है, और एक आपका क्या रह गया, प्राइस रिकवरी कंपोनेंट रह गया है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोलता है अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से चेंज है तो इसमें 2 कंपोनेंट आएंगे, एक तो प्राइस रिकवरी और दूसरा मार्केट शेयर। अब प्राइस रिकवरी जो है ना, क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, प्राइस रिकवरी कंपोनेंट एज इट इज ले लेना। मार्केट शेयर आप कैसे लोगे, तो वो मैंने आपको क्विकली अभी सॉल्व करना समझा दिया कि या तो आप क्या करो, मार्केट साइज का जो शेयर आया उसमें से टोटल्स में से मार्केट साइज का शेयर लेस कर दो, मार्केट शेयर का आ जाएगा। या फिर आप क्या करो, जैसे आपने मार्केट साइज का कैलकुलेट किया है ना कि टोटल ग्रोथ कंपोनेंट इनटू चेंज इन सेल्स यूनिट ड्यू टू मार्केट साइज डिवाइड बाय टोटल चेंज इन सेल्स यूनिट, ऐसे आप मार्केट शेयर का निकाल सकते हो। तो देखो ये आपने समझ लिया, चेंज ड्यू टू मार्केट साइज, ठीक है। अब चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में 2 चीज आती है, प्राइस रिकवरी कंपोनेंट एज इट इज ले लो, प्राइस रिकवरी कंपोनेंट एज इट इज ले लियो, और चेंज ड्यू टू मार्केट शेयर आप कैसे लोगे, ग्रोथ कंपोनेंट इनटू चेंज इन सेल्स यूनिट ड्यू टू मार्केट शेयर डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन सेल्स यूनिट्स जो आपने ले लिया, ठीक है।
तो यही मैंने आपको एडवांस में समझा दिया था कि मार्केट शेयर को आप इस 2 तरीके से आराम से निकाल सकते हो। तो याद रखना, जब भी आप ये लास्ट कंपोनेंट लिखोगे ना, चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो इसमें 2 कंपोनेंट होंगे। जल्दबाजी में सिर्फ एक मत लिख देना, इसमें 2 होंगे, एक तो प्राइस रिकवरी और मार्केट शेयर। तो दोनों का हमेशा टोटल जो है लास्ट वाले में आएगा, या अगर पॉजिटिव है, फेवरेबल है, इंक्रीज हो रहा है तो ऐड कर देना, अगर उल्टा है उसके तो आप लेस कर देना, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो सपोज आपने देखा कि प्राइस रिकवरी कंपोनेंट 20,000 है और ये आपने मार्केट शेयर कितना कैलकुलेट कर लिया, 1,50,000, तो अल्टीमेटली आपका कितना बच जाएगा, 14 लाख बन जाएगा। 10 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 20,000 प्लस 1,50,000, इस तरह से आपका टोटल क्या बन जाएगा, 14 लाख बन जाएगा। तो ये 1,80,000, 20,000 मैंने पूरा एग्जांपल लिया और 50,000, 1,50,000 ये अभी हमने कैलकुलेट करके देखा था। देखो ये यहाँ पे और एक यहाँ पे, और 1,50,000 आप 2 तरीके से कर सकते हो, इसलिए मैंने और भी बता रखा है और मैंने हाईलाइट भी कर दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑपरेटिंग इनकम जो करंट ईयर का है, जो करंट ईयर का ऑपरेटिंग इनकम है 14 लाख, उस तरह से आप पहुंच सकते हो। तो आपको पता लग गया कि मार्केट साइज में चेंज होने की वजह से प्रॉफिट भी कितना चेंज हुआ, प्रोडक्टिविटी की वजह से कितना हुआ, प्राइस रिकवरी और मार्केट शेयर की वजह से कितना हुआ, मतलब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो आप इनका टोटल अमाउंट भी लिख सकते हो और छोटी सी टेबल बना के आप इनका इंडिविजुअल भी लिख देना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो मैंने अभी क्या बताया, स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इसमें क्या होता है, प्रॉफिट में चेंज होने की वजह से प्रॉफिट में चेंज होने के 3 रीजंस होते हैं, ग्रोथ, प्राइस रिकवरी और प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ग्रोथ में 2 चीजें होती हैं, सेल्स यूनिट में चेंज होगा, रेवेन्यू कॉस्ट में चेंज होगा। सेल्स यूनिट में चेंज होगा मार्केट साइज है, मार्केट शेयर में चेंज होने की वजह से, प्राइस रिकवरी में प्राइस में चेंज होने की वजह से रेवेन्यू कॉस्ट में चेंज होना, एंड प्रोडक्टिविटी में एफिशिएंसी में चेंज होने की वजह से कॉस्ट में चेंज होना। ग्रोथ और प्राइस रिकवरी में रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों होते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी में ओनली कॉस्ट होगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने क्या देखा, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, लास्ट ईयर का ऑपरेटिंग इनकम ले लो और उसके बाद प्लस माइनस करो, एड या लेस करो बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले लो मार्केट साइज की वजह से चेंज, जिसको कैलकुलेट कैसे करोगे, ग्रोथ कंपोनेंट इनटू चेंज इन सेल्स यूनिट्स ड्यू टू मार्केट साइज डिवाइड बाई टोटल चेंज इन सेल्स यूनिट्स, उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल भी समझा दिया। फिर आप कह लो प्लस माइनस ड्यू टू प्रोडक्टिविटी, क्वेश्चन में गिवन होगा, एंड प्लस माइनस चेंज ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जिसमें 2 कंपोनेंट आएंगे, प्राइस रिकवरी एंड चेंज ड्यू टू मार्केट शेयर। अब चेंज ड्यू टू मार्केट शेयर आप 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, तो टोटल में से मार्केट साइज का शेयर लेस कर देना, मार्केट शेयर का आ जाएगा, या फिर आप जैसे आपने मार्केट शेयर का कैलकुलेट किया ना, इसी तरह से आप मार्केट साइज का जैसे कैलकुलेट किया उसी तरह से मार्केट शेयर का कैलकुलेट कर सकते हो। तो बस इतना सा था कि आपका स्ट्रेटेजिक प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अब इसके नेक्स्ट एनालिसिस पे चलते हैं, वो क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। ये क्या बोलता है, इसको समझो। तो देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ये क्या बोलता है कि जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डीलिंग करते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो आपको ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है कितना प्रॉफिट कमा के दे रहा है, आपको कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट कमा के दे रहा है, आपको बेसिकली इसमें ये चेक करना है। तो जो प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिट देगा उसके बेसिस पे उस अकॉर्डिंग डिसीजंस ले लेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी है ना, ये मेनली यूज कहाँ पे होता है, रिटेल सेक्टर में यूज होता है। रिटेल सेक्टर में कैसे, जैसे देखो मान के चलो क्या है, डीमार्ट है, ठीक है, डीमार्ट है, ये क्या करता है, ये बने बनाए प्रोडक्ट लेता है मल्टीपल सप्लायर से और उनको आगे सेल करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये बने बनाए प्रोडक्ट इसने लिए और उनको सेल किया, तो ये देखना चाहते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है उसको कितना प्रॉफिट कमा के दे रहा है। तो उसके लिए बेस्ट यूज क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह रहे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, लेकिन बेस्ट सुटेबल किधर है, ये रिटेल सेक्टर के लिए। तो प्राइमरली यूज्ड विद इन रिटेल सेक्टर। अब जब आप इसको कैलकुलेशन करोगे ना, तो इसमें 2 तरह की कॉस्ट आती है। क्या, देखो जब आपने सेलर से बने बनाए प्रोडक्ट लिए, तो एक तो परचेज प्राइस हो गई, वो आपको किसी प्राइस पे सेल करेगा, तो ये क्या होगा, एक तो परचेज प्राइस। इसके साथ कुछ अदर कॉस्ट भी होती है। अदर कॉस्ट क्या, वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब ये क्या क्या होती है इसको समझो। जैसे देखो डीमार्ट है, ठीक है, इसमें अब 3 कॉस्ट आएंगी, क्या, वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसको हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट ये आ गई। और इसके संग एक कॉस्ट और क्या होती है, परचेज प्राइस, ठीक है। तो परचेज प्राइस क्या हो गई, अपने बने बनाए प्रोडक्ट सप्लायर से लिए, तो ये तो परचेज प्राइस हो गई। और इसके साथ वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन जो अदर कॉस्ट आई है, क्या हो गई आपकी डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट। अब वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे आएगी इसको समझो। देखो वेयर हाउसिंग के केस में क्या होगा कि आपने मल्टीपल सप्लायर से प्रोडक्ट्स लिए, आपके पास जो गोदाम थे आपने उसमें स्टोर करवा दिया, तो ये हो गई स्टोरेज की कॉस्ट, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट। रिटेलिंग का क्या मतलब है, जैसे देखो जब आप डीमार्ट वगैरह में जाओगे तो आपने देखा होगा कि काफी सारे जो है ना, मतलब वहाँ पे स्टाफ वगैरह होते हैं, कुछ है ना अरेंजमेंट वगैरह लगाते हैं, कुछ स्टॉक वगैरह रिफिल वगैरह करते रहते हैं, कुछ आपको गाइड करने के लिए होते हैं, कुछ बिलिंग्स पे होते हैं। तो बेसिकली स्टाफ रनिंग कॉस्ट या स्टोर रनिंग कॉस्ट आप बोल सकते हो, स्टाफ की बिलिंग कॉस्ट वगैरह हो गई या स्टोर रनिंग कॉस्ट, वो क्या होती है, रिटेलिंग कॉस्ट होती है, ठीक है। और लास्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे सपोज डीमार्ट फ्री डिलीवरी देता है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर सपोज, तो वहाँ पे मतलब वहाँ से लेके अपनी मतलब डीमार्ट के स्टोर से लेके आपके कस्टमर के घर तक जो डिलीवरी हो रही है वो सारी क्या हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई। तो जब भी आप डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करोगे ना, तो इसमें 2 तरह की कॉस्ट आएंगी, एक तो परचेज प्राइस
और प्लस अदर डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट क्या हो गई, वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, यही इसमें बेसिकली बताया है। तो ये बेसिकली कहाँ यूज होता है ज़्यादा, रिटेल सेक्टर में, और इसमें दो तरह की कॉस्ट होती है, परचेज प्राइस और अदर कॉस्ट। और अदर में भी कॉस्ट ही वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन को कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं, ठीक है। मेनली क्वेश्चन में यही आपको गिवन होगी, उसके अलावा और भी कॉस्ट हो सकती है, पर क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर आज तक यही देते हैं। अब देखो, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। वो क्या होता है, सबसे पहले तो प्रोडक्ट लिख लो, कौन कौन से प्रोडक्ट में आप डीलिंग कर रहे हो। तो सपोज इस एग्जांपल में मैंने लिया प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई, दो प्रोडक्ट में मैं डीलिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसको हमेशा हम पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, तो हमने क्या ले लिया, सबसे पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट ले लिया। इसमें से मैं क्या लेस करूंगी, अब दो कॉस्ट होती है हमारी, सबसे पहले मैं क्या लेस करूंगी, COGS या परचेज प्राइस, या तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख रखा हुआ या परचेज प्राइस दे रखी होगी पर यूनिट की, तो वो लेस कर देना। तो मेरा क्या आ जाएगा, ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है ना, वही सेम सीनैरियो है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन आ गया मतलब ग्रॉस मार्जिन आ गया। इसमें से लेस कर दो क्या, डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, वो क्या होगी, वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो, जब आप ग्रॉस मार्जिन में से डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट लेस कर दोगे, आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा। और क्वेश्चन में आपको यही बोलेगा कि डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट करो, टोटल में कभी नहीं बोलता। तो हमेशा याद रखना, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी जब भी कैलकुलेशन करोगे हमेशा पर यूनिट करनी है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट आपने बोल दिया कि वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन लेनी है, अब इसको लेंगे कैसे, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक में ये होता है। अब देखो, वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसके लिए मैंने जो एक नोट दिए हुए हैं, क्या ये हमेशा जो है ना वॉल्यूम के बेसिस पे एलोकेट होगी, हमेशा वॉल्यूम के बेसिस पे एलोकेट होगी। क्यों, क्योंकि ये सारी कॉस्ट जो है ना, ये आपको बोलेंगे कि आप कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हो। जैसे वेयर हाउसिंग के केस में आपने कोई प्रोडक्ट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, रिटेलिंग के केस में कोई प्रोडक्ट को बेचने में क्या क्या कॉस्ट आई है वो सारी, एंड ट्रांसपोर्टेशन के केस में भी यही होगा। पर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना कि स्पेस ही क्यों ले रहे हैं, यही क्यों ले रहे हैं, वही क्यों ले रहे हैं, आपको इतना कुछ दिमाग नहीं लगाना। आपको बस इतना याद रखना है, जब भी डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट हो, वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो आपको हमेशा वॉल्यूम के बेसिस पे एलोकेट करना है। तो देखो, जब हमने इसमें क्वेश्चन किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बटर जेली, आइसिकोल एंड फ्रूट एंड नट वाला, तो इसमें क्या था कि दो प्रोडक्ट तो रेफ्रिजरेटेड वैन में थे, बटर जेली एंड आइसिकोल, और एक प्रोडक्ट जो है ना हमारा फ्रूट एंड नट, वो ओनली नॉर्मल वैन में जाता था। तो इस केस में क्या हुआ था कि वेयर हाउसिंग और रिटेलिंग के लिए तो सेम वॉल्यूम हमें टोटल वॉल्यूम दिया हुआ था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें अलग से दिया हुआ था कैरिंग वॉल्यूम। तो देखो, ये पॉसिबल है कि तीनों के लिए वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तीनों के लिए वॉल्यूम सेम रहे, पर हमेशा क्या है, वॉल्यूम में हमें लोकेट करना है। जैसे हमने अब ये क्वेश्चन देखा तो उसमें वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग के लिए तो सेम वॉल्यूम था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग था, पर था क्या, वॉल्यूम ही था, वो कैरिंग वॉल्यूम था, और वैन का एंड वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग में क्या था, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ था। तो ये मत सोच लेना कि हमेशा वॉल्यूम सेम लेना है। अगर क्वेश्चन में सेम दे रखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कि परेशान हो जाओ कि नहीं सेम तो लेना ही नहीं था। अगर क्वेश्चन में सेम दे रखा है तो लो, अगर अलग अलग दे रखा है तो आपको अलग अलग ले सकते हो, लेकिन लेना क्या, हमेशा वॉल्यूम लेना है, ठीक है। तो अपने दिमाग में फिट कर लेना, जब भी वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, हमेशा आपको वॉल्यूम के बेसिस पर लोकेट करना है, ठीक है। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, क्या, हेड ऑफिस कॉस्ट। अब देखो, मान के चलो डीमार्ट का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है, सपोज, ठीक है, मुंबई में है, तो उधर से कोई भी प्रोडक्ट आप कोई भी, और आप है ना मुंबई से छोड़ो, आप जयपुर से डीलिंग कर रहे हो, ठीक है, जयपुर का डीमार्ट जो है वहाँ से आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो हेड ऑफिस की जो भी कॉस्ट वहाँ पे आएगी, तो हेड ऑफिस की कॉस्ट जो भी आएगी वो आपके प्रोडक्ट के लिए क्या होगी, इररिलेवेंट होगी, आपको कोई ध्यान नहीं देना। तो आपको कंप्लीटली क्या करना है, इग्नोर करना है। अगर क्वेश्चन में हेड ऑफिस की कॉस्ट दे रखी है, कोई भी प्रोडक्ट वाइज के लिए दे रखे, तो आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है, उसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि आप तो प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकाल रहे हो। आपको कोई मतलब नहीं है कि आपके हेड ऑफिस की कॉस्ट क्या आई, फालतू की कॉस्ट क्या आई, आपको बस तीन कॉस्ट याद रखनी है, वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन वाली, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी रिटेल सेक्टर के लिए होता है, इसमें दो तरह की कॉस्ट होंगी, परचेज प्राइस और अदर कॉस्ट। अदर कौन सी, वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जिसको डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमेशा कैसे पे कैलकुलेट होगा, पर यूनिट पे। तो आप सबसे पहले क्या लो, सेलिंग प्राइस ले लो, उसमें से परचेज प्राइस या COGS लेस करो, फिर ग्रॉस मार्जिन आ गया, उसमें से डायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट लेस करो, वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट पर यूनिट आ जाएगा। अब वेयर हाउसिंग, रिटेलिंग, ट्रांसपोर्टेशन हमेशा वॉल्यूम के बेसिस पे होगा एलोकेट, और अगर हेड ऑफिस की कॉस्ट दे रखी है तो कंप्लीटली इररिलेवेंट है, उसको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस दिया हुआ है, क्या, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अब ये क्या बोलता है, अब इसको समझो। देखो, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, तो मैंने क्या बोला कि आपको ये देखना है कौन सा प्रोडक्ट आपको कितना प्रॉफिट कमा के दे रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिट आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या बोलता है, अब इसको समझो कि सपोज आप क्या कर रहे हो, आप सेम प्रोडक्ट और सेम सेलिंग प्राइस पे अलग अलग कस्टमर को सेल करते हो, आपका बिजनेस है, ठीक है। आप मान के चलो आप साबुन बनाते हो, तो सेम साबुन सेम सेलिंग प्राइस पे आप अलग अलग कस्टमर को सेल कर रहे हो, तो आपके कस्टमर है मान के चलो ABCD, तो कौन सा कस्टमर आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, वो आप किसके बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के बेसिस पे। मैंने क्या बोला कि आप सेम प्रोडक्ट सेम सेलिंग प्राइस पे अलग अलग कस्टमर को सेल कर रहे हो, तो कौन सा कस्टमर
कौन सा कस्टमर आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, वो आप किसके बेसिस पे देखोगे, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के बेसिस पे। तो ये आपको कैसे हेल्प करता है, ये आपको रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करता है बेस्ड ऑन वेरियस सेगमेंट्स। मतलब क्या कि जैसे देखो, समझो जैसे मान के चलो शॉपर स्टॉप है, ठीक है, शॉपर स्टॉप सब जानते होंगे ऑलमोस्ट। तो मान के चलो यहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स होती हैं, यहाँ पे हर जगह, हर इसमें कोई भी आप क्लॉथिंग डिपार्टमेंट में चले जाओ, वॉचेस में चले जाओ, मेकअप में चले जाओ, तो वहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स में डीलिंग होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, सेगमेंट्स बने होते हैं। जैसे देखो मान के चलो मैं क्लॉथिंग का ले लेती हूँ, एक है एलन सोली, एक मान के चलो काजो है, एक है कवर स्टोरी, और एक है मैंगो, ठीक है, और एक मान लो एक है ओनली। तो मल्टीपल जो है सेगमेंट्स बने हुए हैं। तो कौन सा सेगमेंट, अब शॉपर स्टॉप को देखना है कि कौन सा सेगमेंट मुझे कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, तो उस वो कौन हेल्प करेगा, इस वो आप किसके बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के बेसिस पे। क्या मैंने क्या बोला, शॉपर स्टॉप को ये देखना है कि कौन सा जो ब्रांड है, मतलब कौन सा ये सेगमेंट है, एलन सोली, काजो, कवर स्टोरी, मैंगो, ओनली, इनमें से कौन सा सेगमेंट जो है मुझे प्रॉफिट ज्यादा कमा के दे रहा है, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के बेसिस पे। तो ये कैसे हेल्प करता है, रेवेन्यू जनरेशन, इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग रेवेन्यू जनरेशन बेस्ड ऑन वेरियस सेगमेंट्स, ठीक है। वेरियस सेगमेंट के बेसिस पे आप रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है आप इसको आराम से निकाल सकते हो। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट क्या है कि जब भी आपको इसमें कॉस्ट एलोकेट करनी होगी ना, एबीसी कॉस्ट, मतलब जब भी कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में आपको प्रॉफिट निकालना है कस्टमर वाइज, तो आप अपनी ओवरहेड जो एलोकेट करोगे, जो फिक्स्ड ओवरहेड आप एलोकेट करोगे, वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे हेल्प करोगे। मतलब आप हमेशा एबीसी को यूज करके फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट जो है एलोकेट करोगे। तो एबीसी आप कह सकते हो ये हेल्प करता है कैलकुलेट करने में क्या, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी को। अभी कैसे हेल्प करता है, जब मैं आपको ये स्टेटमेंट समझाऊंगी तो आपको और बेटर क्लियरिटी मिलेगी। तो देखो मैंने क्या बोला कि आपको कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो अब आप कस्टमर वाइज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के। जैसे जब प्रोडक्ट वाइज निकालना था तो आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाया, ठीक है। तो अब आपको कस्टमर वाइज प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करोगे, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाओगे। अब वो कैसे बनाओगे, तो आप पहले अपने मल्टीपल कस्टमर्स लिख लो, कस्टमर एबीसी, सपोज 3 कस्टमर हैं, उसके लिए आप लिखो सबसे पहले ग्रॉस सेलिंग प्राइस या लिस्ट सेलिंग प्राइस या एमआरपी पर यूनिट। इसका क्या मतलब है, देखो क्वेश्चन में इनमें से कोई भी वर्ड दे रखा है, कोई भी वर्ड दे सकते हैं, ग्रॉस सेलिंग प्राइस, लिस्ट सेलिंग प्राइस या एमआरपी। इसका मतलब क्या कि सेम प्रोडक्ट आपका अब की बार सेम है और आप सेम सेलिंग प्राइस पे अलग अलग कस्टमर को सेल कर रहे हो। सेम प्रोडक्ट सेम सेलिंग प्राइस पे अलग अलग कस्टमर को सेल कर रहे हो, तो आपको उसकी पर यूनिट की कॉस्ट लिखनी है। अब एक बात याद रखना कि आपका सेम प्रोडक्ट और सेम सेलिंग प्राइस है, तो इस केस में सेलिंग प्राइस सबकी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, चाहे कस्टमर ए हो, कस्टमर बी हो या कस्टमर सी, सबके लिए सेलिंग प्राइस सेम होगी। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है और सेलिंग प्राइस भी सेम है, तभी तो आप जज कर पाओगे कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा कस्टमर कितना प्रॉफिट दे रहा है। अगर आप यही डिफर कर दोगे तो वो तो डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में चला गया, ठीक है। तो सेम प्रोडक्ट सेम सेलिंग प्राइस पे आपको देखना है, आप बेच रहे हो तो आपको देखना है कस्टमर वाइज कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो हमेशा ग्रॉस सेलिंग प्राइस या लिस्ट सेलिंग प्राइस या एमआरपी ये वाली हमेशा क्या होगी, सेम होगी। मतलब जो कस्टमर ए के लिए वही कस्टमर बी के लिए होगी, वही कस्टमर सी के लिए होगी। इसके बाद इसमें से लेस कर दो क्या, सेल्स रिटर्न। मान के चलो क्वेश्चन में आपको कुछ सेल्स रिटर्न दे रखे हैं कि मान के चलो आपकी 100 यूनिट से आप सेल करते हो, उसमें 20 यूनिट जो है सेल्स रिटर्न हो जाती है, तो माइनस कर देना क्या, सेल्स रिटर्न। ये भी आपको पर यूनिट दे रखी होगी, अगर कुछ दे रखी है तो फैनी। इसके बाद लेस कर देना डिस्काउंट। देखो डिस्काउंट जो है ना, अब इस केस में ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है क्या, अगर आपको मान के चलो सेल्स रिटर्न दिया हुआ है और आपको डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो अब आप डिस्काउंट जो है किस वैल्यू पे कैलकुलेट करोगे, आप ग्रॉस सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करोगे या ग्रॉस सेलिंग प्राइस में से सेल्स रिटर्न जो लेस हो गया उस प्राइस पे आप कैलकुलेट करोगे। तो देखो हमेशा याद रखना, जब भी सेल्स रिटर्न भी दे रखा हो और डिस्काउंट भी दे रखा हो, तो हमेशा डिस्काउंट किस वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, जब ग्रॉस सेलिंग प्राइस में से आप डिस्काउंट लेस कर दोगे ना, उस वैल्यू पे जो ग्रॉस सेल्स में जो डिस्काउंट लेस किया तो जो वैल्यू आई उस पर आप हमेशा डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे। मैंने क्या बोला, अगर आपको सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है क्वेश्चन में और डिस्काउंट भी दिया है, जैसे हमने क्वेश्चन देखा भी था, तो उस केस में हमने क्या करा था कि आपकी जो ग्रॉस सेल्स आई ना उसमें से पहले सेल्स रिटर्न लेस किया, फिर जो अमाउंट आएगा लिखो यहाँ पे सेल्स आफ्टर डिडक्टिंग सेल्स रिटर्न को डिडक्ट करने के बाद जो आपकी सेल्स आई उस पर हमेशा आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, कभी भी ग्रॉस पे मत ले लेना, ठीक है। हमेशा हमेशा डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा, ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस कर दो, फिर जो अमाउंट आएगा उस पर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जिन कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट ही रिटर्न कर दिया, मतलब ये कस्टमर ए ने आपको मान के चलो कि 10 यूनिट्स आपकी सेल्स रिटर्न में डाल दी, 20 यूनिट सेल्स रिटर्न में डाल दी सपोज, तो जो सेल्स रिटर्न ही हो गया जो प्रोडक्ट, तो उस पर आप डिस्काउंट थोड़ी देते रहोगे, फिर थोड़ी कहोगे नहीं हम तो डिस्काउंट देंगे, हम तो ग्रॉस पे दे रहे हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, नहीं। जो प्रोडक्ट रिटर्न ही हो गया उस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं होगा। तो हमेशा डिस्काउंट किस पे होगा, ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न किया, जो वैल्यू आई उसमें से डिस्काउंट लेस किया, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट सेल्स पर यूनिट आ जाएगा।
ये पर यूनिट भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है, ठीक है। आप टोटल में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, पर यूनिट भी कर सकते हो। तो हमने जब इसके क्वेश्चंस किए थे तो कुछ मैंने पर यूनिट करके दिखाए थे, कुछ टोटल करके दिखाए थे, तो आपको बेटर क्लैरिटी मिल गई थी। तो अभी तक हमने क्या करा, हम नेट सेल्स पर यूनिट तक पहुंच गए। अब देखो सेल्स में हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम नेट सेल्स आपके पास आ गया, अब हम वेरिएबल कॉस्ट लेस कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट दे देगा, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बाइंग कॉस्ट या सीओजीएस पर यूनिट। तो कोई भी जो भी दे रखा हो उस अकॉर्डिंग नेम को यूज कर लेना और ये आपका आ जाएगा। अब देखो आप क्या कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, और आप उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद आप क्या उसमें प्रोसेसिंग वगैरह होती है, फिर आप कस्टमर को सेल करते हो। तो जैसे आपकी सेलिंग प्राइस सब कस्टमर के लिए सेम थी, क्योंकि प्रोडक्ट सेम था और सेलिंग प्राइस सेम थी, तो जब हर कस्टमर के लिए ये सेम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी हर कस्टमर के लिए क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसमें एक चीज याद रखना कि वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या बाइंग कॉस्ट या सीओजीएस पर यूनिट ये हमेशा हर कस्टमर के लिए क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि आप प्रोडक्ट तो एक ही मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, तो ये हर कस्टमर वाइज क्या होगी, सेम होगी। लेकिन बहुत ही बेयर मिनिमम चांसेस होते हैं कि ये अलग हो सकती है। कब, जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मान के चलो ऐश्वर्या राय है, ठीक है, या ऐश्वर्या राय बच्चन है, तो वो क्या करती है, वो लक्स का ऐड करती है और वो अपने घर में बोलती है कि मैं है ना लक्स का ऐड करती हूँ और मैं लक्स का साबुन यूज कर रही हूँ। तो वो लक्स कंपनी को बोलती है कि अब मैं लक्स का साबुन भी यूज करती हूँ और मैं आपके लिए ऐड भी करती हूँ, तो आप क्या करो, मेरे घर पे जो लक्स का साबुन भेजो ना उस पर ऐश्वर्या लिख के भेजना, तो उन साबुन पे ऐश्वर्या लिखना चाहिए। तो उसने क्या बोला कि अब बेसिकली उसने अपनी मॉडिफिकेशन करवा दिया, मतलब उसने क्या बोला कि उसके लिए जो लक्स का साबुन है उस पर ऐश्वर्या लिखना चाहिए। तो ऐसे केस में जब उसके लिए जब साबुन बनाएगी ना फैक्ट्री, लक्स कंपनी जब लक्स की फैक्ट्री उसके लिए साबुन बनाएगी तो उनको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में कस्टमर भी मान लो ऐश्वर्या है, ठीक है, ऐश्वर्या राय बच्चन है जो भी है, तो उसके लिए क्या होगा, वो ये वेरिएबल कॉस्ट इधर चेंज हो जाएगी। पर देखो इतना टेक्निकल अपने नहीं आता, इतनी कोई टेंशन नहीं लेनी है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या बाइंग कॉस्ट हमेशा क्या होगी, सबके लिए सेम होगी, तो इसको हम लेस कर देंगे। तो हमने अभी तक क्या करा, हमने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी। हमने क्या करा है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी, तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो यही अभी तक हमारा हो रहा है, नेट सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया। इसको हमने दिया है नेम ए, क्यों दिया है भी आपको समझ आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ गया कस्टमर वाइज। अब इसका हमने क्या करा है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करा है। हमने क्या करा है, इसका मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से, या नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आप लिख देना। अब देखो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ए इंटू बी। तो ए तो आपका क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ये हो गया आपका बी। तो ए इंटू बी क्या हो गया, टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया। अब इसकी क्या जरूरत थी, अभी तक हम पर यूनिट कर रहे थे, आगे हम पर यूनिट क्यों नहीं कर सकते, अब इसको समझना। अगर आपने स्टार्टिंग से समझा होता ना, आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं होता कि देखो मैंने आपको एक पढ़ाया था कॉस्टिंग पी एंड एल, कॉस्टिंग का पी एंड एल या फिर मार्जिनल कॉस्ट शीट। वो क्या होता है कि सबसे पहले आप सेल्स लो, जिसको पर यूनिट भी ले सकते हो, टोटल भी ले सकते हो, ठीक है, सेल्स आपने पर यूनिट भी ले ली, टोटल भी ले ली, माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट, ये पर यूनिट भी हो सकता है, टोटल भी हो सकता है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी आ जाएगा, टोटल भी आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन भी क्या आ गया, पर यूनिट आ गया, टोटल आ गया। अब इसके बाद जब कंट्रीब्यूशन से आपको प्रॉफिट पे पहुंचना है तो आपको क्या लेस करना होता है, हमेशा फिक्स कॉस्ट, हमेशा फिक्स कॉस्ट लेस करनी पड़ती है। और मैंने हजारों बार बताया कि फिक्स कॉस्ट हमेशा किस पे होती है, टोटल पे होती है। फिक्स कॉस्ट कभी भी पर यूनिट आप नहीं लेते। तो इसी केस में, इसी की वजह से मेरे को क्या करना पड़ा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो होता है ना उसको मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि टोटल कंट्रीब्यूशन होगा तभी तो मैं टोटल फिक्स कॉस्ट लेस कर पाऊंगी। पर यूनिट में से तो टोटल फिक्स कॉस्ट लेस करने से रही, इतना तो बेसिक सेंस होना चाहिए। तो टोटल कंट्रीब्यूशन में से टोटल फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या करा, टोटल में से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को टोटल कंट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया। कैसे किया, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से सिर्फ मल्टीप्लाई किया और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाई। उसके बाद मैं इसमें से लेस करूंगी फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रिलेटिंग टू कस्टमर एक्टिविटी। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट रिलेटिंग टू कस्टमर एक्टिविटी, इसका क्या मतलब है, अब इसको समझो। जब भी आप कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस यूज करोगे तो आपको हमेशा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट लेस करनी है, कौन सी, कस्टमर एक्टिविटी से रिलेटेड वाली। अब कस्टमर की क्या क्या एक्टिविटी होती है, देखो कस्टमर एक्टिविटी क्या क्या होंगी। अब मैं आपको ये जो एग्जांपल दे रही हूँ ना, ये एग्जांपल्स ही है, मतलब ये ऐसा नहीं कि इसके बाहर आएगा ही नहीं। क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि कस्टमर वाइज ये एक्टिविटी है और आप आराम से इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं, आपको सब आता है। तो कस्टमर एक्टिविटी क्या होती है, सपोज जैसे हो गई ऑर्डर प्रोसेसिंग, ठीक है, या फिर कस्टमर की विजिट हो गई, या फिर कुछ और अदर कॉस्ट भी हो गई, ठीक है। कस्टमर विजिट या अदर कॉस्ट आपकी छोटी मोटी जो कॉस्ट होती है, कि ऑर्डर प्रोसेस करने की कॉस्ट, कस्टमर की विजिट की कॉस्ट, या फिर डिलीवरी कॉस्ट हो गई। या सपोज मान लो कस्टमर को आप डिलीवर कर रहे हो, डिलीवरी कॉस्ट और अदर छोटी मोटी कॉस्ट। तो ये सारी एक्टिविटीज ये सारी जो कॉस्ट होती है ना, एक्टिविटी के बेसिस पे निकलती है कि कस्टमर वाइज आप एक्टिविटी देखते हो। जैसे सपोज मान के चलो कि कस्टमर ए है, ठीक है, आपके क्या थे, 3 कस्टमर है, ए
बी और सी, कस्टमर ए के केस में ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है ज्यादा करवाता है, वो ज्यादा बार ऑर्डर करवाता है। कस्टमर के बी के केस में क्या, कस्टमर विजिट ज्यादा होती है, मतलब बी जो है बार बार आता है। अब देखो कस्टमर विजिट की कॉस्ट कैसे बनती है कि कोई मान के चलो साड़ी की दुकान है और जिसमें एक बंदा है वो बार बार आ रहा है, तो आपका वो रिपीटेटिव कस्टमर हो गया, तो आप उसको है ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो खर्चा करा रहे हो, तो ये हो गया कस्टमर विजिट की कॉस्ट। कस्टमर सी जो है वो डिलीवरी ज्यादा लेता है, और कस्टमर डी एक और है, वो क्या अदर कॉस्ट पे ज्यादा करवाता है। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपकी जब भी ये ओवरहेड की कॉस्ट आएंगी ना, ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर विजिट या डिलीवरी सारी, इनको आपको एक्टिविटी के बेसिस पे एलोकेट करना है। इससे क्या होगा, आपको कस्टमर वाइज ये पता चलेगा कि कौन सा कस्टमर जो है कितनी कॉस्ट जो है जनरेट कर रहा है। तो कस्टमर वाइज एक्यूरेट कॉस्ट जनरेट करने का कैसे यूज कर सकते हो, एबीसी कॉस्टिंग यूज कर सकते हो। बेसिकली इसमें ये था। तो जब भी आप फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट यहाँ पे एलोकेट करोगे, फिक्स्ड ओवरहेड कैसे क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तभी प्रॉफिट आएगा। तो जब भी फिक्स कॉस्ट लोगे, जब भी फिक्स ओवरहेड कॉस्ट लोगे, हमेशा कस्टमर एक्टिविटी के बेसिस पे निकालना है और बेस्ड ऑन एबीसी। जब भी एक्टिविटी बेसिक कॉस्टिंग बोलेगा तो आपको किस बेसिस पे निकालना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे निकालना है। और याद रखो, जब भी मैंने आपको एबीसी बताया, मैंने हमेशा ये बोला है कि एबीसी कब यूज होता है, जब आप ओवरहेड्स को एलोकेट करते हो मल्टीपल प्रोडक्ट में या मल्टीपल कस्टमर्स में, ठीक है। तो ओवरहेड्स में ही सिर्फ एबीसी यूज होता है, आप मटेरियल और लेबर वगैरह में नहीं लगा सकते, सिर्फ ओवरहेड्स में ही लगता है, ठीक है। तो जब आप कंट्रीब्यूशन में से, टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दोगे तो टोटल प्रॉफिट पर कस्टमर आ जाएगा। पर कस्टमर कैसे, कस्टमर ए का, कस्टमर बी का, कस्टमर सी का, सबका प्रॉफिट आ गया। इस पर अब आप डिवाइड दे देना किससे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से। किससे डिवाइड दोगे, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से, तो प्रॉफिट पर यूनिट पर कस्टमर आपका निकल के आ जाएगा। मतलब जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था उसी से आप डिवाइड कर दो, तो प्रॉफिट पर यूनिट पर कस्टमर आ जाएगा। ये पर कस्टमर आ गया। और अब आप इससे देख सकते हो कि कौन सा कस्टमर आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है, कौन सा उससे कम दे रहा है, कौन सा उससे कम दे रहा है, ठीक है। तो आप उसके बेसिस पे क्या करोगे, डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हो, और वही हमारा एम है। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब आपको बेसिकली अपना जो है ना बेसिक जो आपका ये रहता है, जो आपका मार्जिनल कॉस्ट शीट है ना, अल्टीमेटली आपको यही हर जगह फॉलो करना पड़ता है, बट हर जगह इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपका जो ये प्रॉफिट पर कस्टमर है, इसके बेसिस पे आपको डिफरेंट एनालिसिस करनी होती है। अब क्या क्या करने होते हैं, आप देखो क्वेश्चन में आपको हर वक्त, जब भी आपका ये क्वेश्चन आएगा ना, हर वक्त बोलेगा आप डिफरेंट एनालिसिस करो, कुछ जनरल कमेंट करो, कुछ स्पेशल कमेंट करो। तो जनरल कमेंट आप क्या कर सकते हो कि आप क्या करो, टोटल प्रॉफिट पर कस्टमर जो है ना वो देख लो, और उसके बेसिस पे बोल दो कि कस्टमर ए का ज्यादा आ रहा है तो कस्टमर ए प्रॉफिटेबल है, बी लेस प्रॉफिटेबल है, सी उससे भी लेस प्रॉफिटेबल है, जनरल कमेंट हो गया। या फिर आप डिस्काउंट के बेसिस पे कर दो, जो आपके डिस्काउंट यहाँ पे आप दोगे ना, इसके बेसिस पे कर दो कि आपने मान के चलो बी को डिस्काउंट ज्यादा दे दिया जिस वजह से उससे आपको प्रॉफिट कम मिल रहा है, सी को आपने और ज्यादा दे दिया उससे और भी प्रॉफिट कम मिल रहा है, इस तरह से जनरल कमेंट दे देना। एंड लास्ट आप क्या करना, जनरल कमेंट में ये जो एक्टिविटी बेसिस पे आप है ना कॉस्ट एलोकेट कर रहे हो ना, ओवरहेड्स एलोकेट कर रहे हो, इसके ऊपर कमेंट कर देना। जैसे मान के चलो आपने बोला कि ए के केस में ऑर्डर प्रोसेसिंग ज्यादा होती है जिसकी वजह से उससे आपको प्रॉफिट कम मिल रहा है, बी के केस में कस्टमर विजिट ज्यादा हो रही है इसकी वजह से बी का प्रॉफिट रिड्यूस हो रहा है, इस तरह से आप ना एनालिसिस कर सकते हो। फिर ये बोलते हैं कि कुछ स्पेशल कमेंट करो। स्पेशल कमेंट का क्या मतलब होता है कि मान के चलो आपके कुछ प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं, तो आप आपके जो प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं ना, हर कोई क्या चाहेगा कि उनके संग आप हमेशा बना के रखो, मतलब आप उनको कभी भी खराब नहीं करना चाहोगे। तो आप कैसे बना सकते हो, आप उनके संग CRM यूज करो, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डेवलप करो, जिससे क्या होगा कि वो प्रॉफिटेबल कस्टमर्स जो है ना आपको आगे और प्रॉफिट कमा के दे सकते हैं। तो आप क्या करो, गुड रिलेशनशिप मेंटेन करो प्रॉफिटेबल कस्टमर के संग। आप कैसे रिलेशनशिप बिल्डअप करोगे, विद द हेल्प ऑफ CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को यूज करके। या फिर एक स्पेशल कमेंट क्या बोलेगा कि आप रिव्यू करो डिस्काउंट एंड ओवरहेड कॉस्ट को, नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर या लो प्रॉफिटेबल कस्टमर, एंड इनसे मार्जिन इंप्रूव करने की कोशिश करो या फिर एग्रीमेंट रिवाइज करने की कोशिश करो। तो इस तरह से आपको कमेंटबाजी करनी होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये बताया है कि कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को यूज करके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो देखो दो तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता लगता है कि कौन सा तो अच्छा कस्टमर है, अच्छा कस्टमर मतलब कौन सा तो प्रॉफिटेबल कस्टमर है, जिसके संग आपको क्या करना होता है, अपने रिलेशनशिप डेवलप करके उनको और हमेशा के लिए मेंटेन करना होता है, ठीक है। या तो आप क्या करो, ये आइडेंटिफाई करो कौन सा अच्छा कस्टमर है कौन सा खराब कस्टमर है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मान के चलो आपको पता लग गया कि कस्टमर ए जो है मेरा अच्छा कस्टमर है, तो आप इसके संग क्या करोगे, CRM यूज करके अपने रिलेशनशिप डेवलप करोगे। और अगर आपको पता लगे कि भाई ये मेरा नॉन प्रॉफिटेबल कस्टमर है, जैसे सी जो है नॉन प्रॉफिटेबल है या लो प्रॉफिट दे रहा है, तो इसके संग या तो आप क्या करो, अपना मार्जिन इंप्रूव करने की कोशिश करो, या फिर आप क्या करो, अगर वो नहीं मानता है, वो वैसे ही रहेगा, वो ऐसे ही खर्चा वगैरह करा रहा है, तो आप इसके संग क्या करो, एग्रीमेंट अपना रिवाइज कर लो। तो इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई विच कस्टमर एरोड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, कौन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को खराब कर रहा है और कौन जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग मेंटेन कर सकते हो, प्रोवाइड बेसिस फॉर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, मतलब आप एक रिलेशनशिप बना सकते हो अपने बायर और सेलर के बीच में कि टू इंप्रूव मार्जिन, कि अगर लो और अनप्रॉफिटेबल कस्टमर है तो भाई आपको अपना इंप्रूव करना पड़ेगा, इस तरह से आप ये कर सकते हो, नहीं है तो एग्रीमेंट रिवाइज कर दो। और जो प्रॉफिटेबल है उनके संग आप CRM वगैरह डेवलप कर सकते हो अपने मार्जिन को और इंप्रूव और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो ये दो तरीके से हेल्प करता है। ये बेनिफिट्स हो गए कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के। अब देखो
मैंने आपको क्या बोला कि जो प्रॉफिटेबल कस्टमर्स हैं, जो आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट में, तो उनके संग आप क्या करो, रिलेशनशिप डेवलप करो। मैंने बोला सीआरएम को यूज करके रिलेशनशिप डेवलप करो। तो अब आप अपनी जो बॉन्डिंग है, बेसिकली आप बॉन्डिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो प्रॉफिटेबल कस्टमर के संग, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो इसमें 3 तरीके मेरे को बताए हैं, मतलब सीआरएम के जो है ना 3 टाइप्स बताए हैं, 3 टाइप्स ऑफ सीआरएम। क्या क्या? ऑपरेटिव, एनालिटिकल, कोलैबोरेटिव। ऑपरेटिव क्या बोलते हैं कि आप अपने कस्टमर की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। जैसे मैं साबुन की बताती हूँ, जैसे साबुन आप बेचते हो, कस्टमर ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देता है, तो मान के चलो कस्टमर ए को कोई पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस बहुत पसंद है, तो आप उसको ज्यादा उसको कंसीडर करके उस टाइप के फ्रेग्रेंस में ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाओ। उनको कोई डिजाइन वगैरह ज्यादा पसंद है, तो उस डिजाइन में और मॉडिफिकेशन वगैरह करके और अच्छा बनाओ। उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो बेसिकली। एनालिटिकल, बिहेवियर एनालाइज करो। आप ये देखो कि जो आपके कस्टमर्स है ना, प्रॉफिटेबल कस्टमर्स की बात हो रही है, तो उनको मतलब उनका मेन बिहेवियर क्या है। जैसे उनका बिहेवियर मान के चलो वो प्राइस सेंसिटिव है, अगर उनको प्राइस बहुत ज्यादा मैटर करती है तो आप प्राइस कम करके उनको खुश कर दो। लेकिन अगर वो क्वालिटी पे फोकस कर दे तो आप क्वालिटी और इंप्रूव करने की कोशिश करो। एंड लास्ट आता है कोलैबोरेटिव। आप क्या करो, सीमलेस इन्फॉर्मेशन फ्लो, मतलब आप जैसे ही उनको बात समझाना चाहते हो उसी तरह से वो बात समझें, तो क्लियर कम्युनिकेशन करो। देखो आप इसको ना इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आपको अपने कोई पार्टनर के संग अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने हैं, तो आप क्या करोगे। आप क्या करो, उनकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो कि उनको गुस्सा कब आता है, वो खुश कब रहते हैं, उनकी हर चीज का ध्यान रखो। और आप उनका बिहेवियर एनालिसिस करो कि आज उनका मूड कैसा है। आज उनका मूड खराब है तो उनसे प्यार से बात करो, आज उनका मूड अच्छा है तो उनको कहीं घुमाने ले जाओ। इस तरह से आप क्या करो, बिहेवियर एनालिसिस करो। लास्ट आता है कोलैबोरेटिव, मतलब सीमलेस इन्फॉर्मेशन फ्लो, कि जैसा वो आपको बात समझाना चाह रहे हैं वैसे ही समझने का ट्राई करो, एंड वाइस वर्सा। जैसा आप उनको समझाना चाह रहे हो कोशिश करो कि उनको भी उसी वे में बात समझ आए। तो आपके क्या होंगे, अपने पार्टनर के संग रिलेशनशिप क्या हो जाएंगे, काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपकी बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो ये था बेसिकली कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। तो इन अ नटशेल मैं बोल सकती हूँ कि मैंने आपको पूरा क्या पढ़ा दिया, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हमने पढ़ा दिया, जिसमें 3 तरह के एनालिसिस थे, स्ट्रेटेजिक, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अब हम क्विकली इसके जो है नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, वो है क्या, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है, देखो इसका क्या मतलब है, इसको समझो। आपने क्या करा, एक्टिविटी के बेसिस पे, एक्टिविटी के बेसिस पे अपनी कॉस्ट को एलोकेट किया। एक्टिविटी के बेसिस पे अपनी कॉस्ट को एलोकेट करना, ठीक है। एक्टिविटी के बेसिस पे अपने कॉस्ट को एलोकेट किया। कौन सी कॉस्ट को, ओवरहेड्स की कॉस्ट को एलोकेट किया, प्रोडक्ट वाइज या कस्टमर वाइज आपने एलोकेट करा। तो आप क्या करते हो, जब भी अपनी कॉस्ट एलोकेट करते हो, आप क्या करते हो, अपनी कॉस्ट को एलोकेट जब भी करते हो तो किस बेसिस पे करते हो, एक्टिविटी के बेसिस पे, ठीक है। एट एक्टिविटी लेवल आप क्या अपनी कॉस्ट को एलोकेट करते हो। तो देखो एबीसी कॉस्ट मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, आपने जो कॉस्ट के बेसिस पे कॉस्ट को एलोकेट करा, आपने एक्टिविटी के बेसिस पे जो कॉस्ट को एलोकेट किया, उस कॉस्ट को आप क्या करो, मैनेज करो। आप क्या करो, अपने एक्टिविटी के बेसिस पे इन कॉस्ट को मैनेज करो। तो देखो ये क्या लिख रहा है, यूज ऑफ एबीसी टू मैनेज कॉस्ट एट एक्टिविटी लेवल इज नोन एज एबीएम। एक्टिविटी लेवल पे क्यों, क्योंकि देखो जब पहले नंबर ऑफ एक्टिविटीज होंगी, एबीसी पे आप कैलकुलेशन कैसे करते हो ये समझो। सबसे पहले क्या करते हो, आप नंबर ऑफ एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। नंबर ऑफ एक्टिविटीज देखी, फिर आपने देखा उनका टोटल खर्चा कितना आएगा, ओवरहेड कॉस्ट ले ली। फिर आपने क्या करा, यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर निकाले, ठीक है। पहले तो कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करे, फिर आपने यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर निकाले, आपके एबीसी रेट आ गई। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, आपको सब पता है, आपने मल्टीपल टाइम्स करे हुए हैं क्वेश्चंस। तो आपने क्या करा, सबसे पहले नंबर ऑफ एक्टिविटीज देखी, कैसे 4-5 एक्टिविटी, उनकी कॉस्ट ली, यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ली, आपकी एबीसी रेट आ गई। कॉस्ट का डिवाइड दे दोगे यूनिट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर से आपके एबीसी रेट आ गया, और आप उसको रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट वाइज या कस्टमर वाइज एलोकेट कर देना, जैसा भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो। तो आपने क्या करा, एक्टिविटी के बेसिस पे आपने सबसे पहले एक्टिविटी छाटी ना, तो आपका बेसिस क्या था, एक्टिविटी के बेसिस पे आपने ओवरहेड्स को एलोकेट किया था। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आप एबीसी की कॉस्ट जो आपने एक्टिविटी के लेवल पे आप क्या कर रहे हो, जो एलोकेट कर रहे हो ना, उसी को क्या करो, मैनेज करो। इसी को बोलते हैं एबीएम। तो इन अ नटशेल में कह सकती हूँ कि एबीसी कॉस्ट जो है ना, उसको एक्टिविटी लेवल पे जो आप एलोकेट करते हो उसको मैनेज करने को क्या बोलते हैं, एबीएम बोलते हैं। मतलब ये क्या बोलते हैं कि अगर आप अपनी एक्टिविटीज को मैनेज कर लो तो आपकी एबीसी की कॉस्ट अल्टीमेटली मैनेज हो जाएगी। अब एबीसी की जो कॉस्ट है वो कब मैनेज होगी, जब आप एक्टिविटी को मैनेज कर लो। तो एक्टिविटी को मैनेज कैसे करोगे, तो आप क्या करो, फोकस करो और एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी, मतलब आप एक्टिविटी को एफिशिएंट एंड इफेक्टिवनेस जो है यूज करके मैनेज कर सकते हो। कैसे, एफिशिएंट का क्या मतलब होता है कि अगर आपने एक्टिविटी मैनेज कर ली तो एफिशिएंट क्या होगा कि कम टाइम में आपका जो है कम टाइम लगेगा और आपका प्रोडक्ट बनने लग जाएगा, या आप आराम से मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, कम टाइम में काम होना। और इफेक्टिवनेस क्या बोलता है, बिना एरर के बनना। देखो एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, कम टाइम में होना, और इफेक्टिवनेस का मतलब है बिना एरर के होना। तो अगर आपने एक्टिविटीज को मैनेज कर लिया तो अभी दोनों चीज आराम से अचीव कर सकते हो। तो इस बेसिकली एबीएम का फोकस ही कहाँ होता है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। तो एबीसी वर्सेस एबीएम मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो जिससे आप कंफ्यूजन नहीं हो। तो एबीसी का क्या हेल्प होता है कि वो कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करता है, डिटरमाइन करता है।
एबीएम क्या करता है, जो आपने डिटरमाइन कर रखी है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू मैनेज द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी। तो एबीसी क्या करता है, डिटरमाइंस कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, एंड एबीएम क्या कर रहा है, मैनेज द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, उसको मैनेज करने में हेल्प करा रहा है। तो अब एबीएम जो है ये दो तरीके से डिवाइडेड है, एक तो ऑपरेशनल एबीएम होता है, एक स्ट्रेटेजिक एबीएम होता है। पहले मैं आपको स्ट्रेटेजिक एबीएम बताती हूँ, फिर आप ऑपरेशनल एबीएम आराम से समझ लोगे। तो देखो स्ट्रेटेजिक एबीएम क्या बोलता है, डूइंग द राइट थिंग्स। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इसमें बोलता है डूइंग द राइट थिंग्स, मतलब आप हमेशा अच्छे काम करो, आप हमेशा क्या करो, अच्छे काम करो। अच्छे काम का मतलब क्या है कि आप ये देखो कि कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को यूज करके आप क्या कर सकते हो, ये देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए, और या फिर कौन सी एक्टिविटीज यूज करनी चाहिए। देखो आपको ये पता लग गया कि सपोज पी क्यू आर आपके 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको पता लगा कि पी जो है प्रोडक्ट मुझे मैन्युफैक्चर करना चाहिए, क्यू और आर में इतना प्रॉफिट नहीं है। अब मान के चलो प्रोडक्ट पी बनाने के लिए आपकी मशीन असेंबलिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, या मान के चलो इंस्पेक्शन, स्टोरेज कॉस्ट, ये सारी आती है। तो आप उन एक्टिविटीज को क्या करो, इफेक्टिवली मैनेज करो। बाकी इसके अलावा कोई और कॉस्ट आ रही है उसको आप हटा दो, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट पी में हेल्प ही नहीं कर रही। तो स्ट्रेटेजिक एबीएम को यूज करके क्या होगा, आप केवल अच्छे काम करोगे, आपको पता लग गया कि आपको कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए और कौन सी एक्टिविटी यूज करनी चाहिए। फिर आप क्या करो, इसके साथ साथ आप कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में क्या देखो, आप देखो कौन सा प्रॉफिट जो है, आप पहले आइडेंटिफाई करो कौन सा कस्टमर जो आपको ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है, और उसी पे क्या करो, फोकस करो प्रॉफिटेबल कस्टमर पे। तो ये प्रोडक्ट के बेसिस पे भी बता रहा है, ये कस्टमर के बेसिस पे भी बता रहा है। प्रोडक्ट के बेसिस पे कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटीज मैनेज करो। ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी के केस में आप कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी केस में देखो कौन सा कस्टमर ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है, और उसी पे आप क्या करो, फोकस करो, और जो एक्टिविटीज उस कस्टमर के रिगार्डिंग इनकर हो रही है सिर्फ उन्हीं को इनकर करो, बाकियों को हटाते चलो। अब ऑपरेशनल एबीएम क्या बोलते हैं, इसी के ऊपर ऑपरेशनल एबीएम बेस्ड रहता है। कैसे, ये बोलता है कि आप जो अच्छे काम कर रहे हो ना, डूइंग द राइट थिंग्स, उसको अच्छे से करो, केवल अच्छे काम ही करो, पर उसको अच्छे से करो, उसको अच्छे से परखो। अच्छे से परखो का मतलब क्या है कि आप ये देखो कि आप अच्छे काम जो करोगे उससे कैसी एफिशिएंसी आपकी बढ़ सकती है। अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो अभी आपकी एबीसी कॉस्ट जो है वो अपने आप डिक्रीज होने लग जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, और आपकी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है, मतलब एबीसी कॉस्ट जो है, रिड्यूस कॉस्ट ड्राइवर रेट ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि आप क्या करो, अच्छे से एक्टिविटीज यूज कर रहे हो। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई करो और इंप्रूव करो वैल्यू एडेड एक्टिविटी, और जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी उनको एलिमिनेट करो। आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो एंड इंप्रूव करो वैल्यू एडेड एक्टिविटी, जो आपके एक्टिविटीज में आपके जो कस्टमर प्रॉफिट के लिए वैल्यू एड कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है, और जो फालतू का नॉन वैल्यू एडेड है, जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करो एंड रिमूव नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो ये बोलते हैं ऑपरेशनल या स्ट्रेटेजिक एबीएम। ठीक है, अब आप एबीएम जो है इसको बिजनेस में कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो बिजनेस एप्लीकेशन या बेनिफिट्स ऑफ एबीएम ये क्या क्या होता है, इसको समझो। देखो सबसे पहले आता है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। इसका क्या मतलब है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, इसको हम डिटेल में समझेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ। क्या बोलते हैं कि एबीसी के बेस पे आपने जो कॉस्ट एलोकेट करी है, मतलब अपने एक्टिविटी के बेसिस पे जो कॉस्ट एलोकेट करी, उन एक्टिविटीज को आप क्या करो, उनके एक्टिविटीज के बेसिस पे आप ओवरहेड्स की जो कॉस्ट है उसका बजट सेट कर लो। तो बजट सेट करने से क्या होगा, आपकी जो एक्टिविटीज है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगी, तो आपका जो कॉस्ट है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, इसको अभी हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, तो आप और आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। इसका क्या मतलब होता है, देखो इसको समझो। जैसे मान के चलो कोई आपका बिजनेस है वो एकदम या तो बर्बाद हो गया या बर्बादी की कगार पे है। कोई आप बिजनेस करते थे वो या तो बर्बाद हो चुका है या बर्बादी की कगार पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा उसमें 60 से 70%, आपको कितना 60 से 70% आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ड्रेस्टिक चेंजेस करने पड़ेंगे। कोई आपका बिजनेस या तो बर्बाद हो गया बर्बादी की कगार पे, तो आपको 60 से 70% अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करते हो तो आप उसमें देखते हो कि कौन सी काम की एक्टिविटीज है, सिर्फ उन्हीं को रखें जिससे हमारी कॉस्ट फालतू की एलोकेट नहीं हो, फालतू की इनकट भी ना हो। तो इस केस में आपको एबीसी जो है ना, एबीएम आपकी काफी हेल्प करता है, क्योंकि आप एक्टिविटी के बेसिस पे कॉस्ट को निकालोगे तो एक एबीएम आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप अपनी एक्टिविटीज को एफिशिएंटली इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। इस तरीके से हेल्प करता है किसमें, बीपीआर में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉस्ट रिडक्शन, कि आप क्या करो, आप ये देखो कौन सी एक्टिविटी काम की है कौन सी काम की नहीं है, तो इसके बेसिस पे आपकी कॉस्ट जो है ना वो कम हो जाती है, एबीसी रेट आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आप एक्टिविटीज जो काम की नहीं है, नॉन वैल्यू एडेड, उनको हटाते चले जाते हो। मैंने बताया ना अभी, नॉन वैल्यू एडेड को रिमूव करते हो तो इससे क्या होता है, आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, तो कॉस्ट रिडक्शन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। जैसे देखो हमने क्वेश्चन भी किया था, मान के चलो आपके 3 प्रोसेस हैं, टैनिंग, डाइंग, फिनिशिंग, मतलब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो और वो 3 प्रोसेस से होके गुजरता है। तो कौन सा प्रोसेस आपको ये देखना है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तो कौन सा जो है ना डिवीजन, मतलब एक कंपनी में 3 डिवीजन है, 3 प्रोसेस से होके गुजरता है, तो कौन सा डिवीजन जो है कितना प्रॉफिटेबल है। मतलब मान के चलो टैनिंग जो है काफी प्रॉफिटेबल है, ये जरूरी भी है और प्रॉफिटेबल भी है, तो इस पर ज्यादा फोकस करो। ठीक है, फिनिशिंग जो है मतलब फिनिशिंग जो है वो बेकार है, फिनिशिंग आप अच्छी नहीं करके दे रहे तो उसको कम करो, उसमें जो फालतू एक्टिविटीज है उनको रिमूव करो, जो वैल्यू एडेड है सिर्फ उन्हीं पे फोकस करके इसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। तो आप बिटवीन द डिवीजन आप क्या कर सकते हो, परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो, उसमें कौन हेल्प करेगा आपको, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। ठीक है, और लास्ट आता है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होता है इसको समझो।
बेंचमार्किंग आपको हेल्प करता है कंपैरिजन बिटवीन सेगमेंट्स। देखो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने ऊपर भी दिया था। मान के चलो शॉपर स्टॉप है, ठीक है। अब इसमें क्लोथिंग डिपार्टमेंट मैं अभी ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, ओनली क्लोथिंग डिपार्टमेंट। ऑल्दो इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, पर मैं क्लोथिंग डिपार्टमेंट ले रही हूँ, ठीक है। मान के चलो कि इसमें क्लोथिंग डिपार्टमेंट में 4-5 ब्रांड है, एलन सोली, मैंगो, ओनली, कवर स्टोरी और एक आ गया क्या, काजो, ठीक है। ये 4-5 ब्रांड्स हैं। तो देखो जब भी आप शॉपर स्टॉप में एंटर होगे ना, तो आपको काफ़ी सारे सेगमेंट्स दिखेंगे। तो अब आपको ये देखना है, अब शॉपर स्टॉप वाले को देखना है कि कौन सा जो सेगमेंट है उसको ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है। तो वो क्या करेगा, एक्टिविटी देखेगा। वो क्या करेगा, जैसे मान के चलो एलन सोली पे स्टाफ लग रहा है, एक मान के चलो एक स्टाफ एक का बंदा है, एक एक ही देते हैं यूजुअली, क्योंकि बहुत छोटी छोटी टेबल्स ही एलोकेट होती हैं, ठीक है। एक छोटा सा कॉर्नर हो गया, छोटी सी टेबल हो गई, ऐसा। तो एलन सोली पे जो बंदा एलोकेट है ना, वो सही से मैनेज नहीं कर पा रहा अपनी एक्टिविटीज को, लाइक वो बिलिंग वगैरह सही से नहीं कर पाता। कस्टमर बोलते कि इसमें एल साइज दे दो, एम साइज दे दो, वो निकाल नहीं पाता, उसको नॉलेज ही नहीं है, वो कुछ और रिकमेंड नहीं कर पाता। कुछ नए प्रोडक्ट्स अगर उसके आ रहे हैं तो वो बताता ही नहीं है, वो बस बैठा रहता है। और है ना, जैसे टी शर्ट्स वगैरह की वो स्ट्राइकिंग वगैरह भी ढंग से नहीं करता, घड़ी वगैरह भी नहीं करता। तो बेसिकली उसने देखा कि एलन सोली पे जो बंदा है इसकी एक्टिविटी सही नहीं है, उसने एक्टिविटी के बेसिस पे ये देख लिया। ऑल्दो मैंगो की एक्टिविटी सही मैनेज हो रही थी, और ओनली का भी सही हो रहा था, कवर स्टोरी का भी सही था, काजो का भी सही था। तो बेस्ड ऑन डिफरेंट सेगमेंट्स उसने क्या करा, बेंचमार्क देखे, उसने देखे क्या क्या मेरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके बेसिस पे कौन कौन जो एक्टिविटी सही से कर पा रहा है। तो इसको हमने किसके बेसिस पे देखा, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट की हेल्प से देखा कि कौन कौन सही तरह से एक्टिविटी मैनेज कर पा रहा है, वो उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है, और बाकी को हमें क्या करना है, रिमूव करना है, क्योंकि हमें नॉन वैल्यू एडेड या नॉन वैल्यू एक्टिविटीज जो है इनको हटाना है। तो इस तरह से आप डिफरेंट सेगमेंट्स में जो है आराम से जज कर सकते हो। और देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो होता है ना, ये सब जो भी हम पढ़ते हैं ये फालतू नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, जैसे शॉपर स्टॉप है जिसमें मल्टीपल ब्रांड्स लगी हुई है, काफी अच्छी अच्छी ब्रांड्स है, एकदम टॉप नॉच ब्रांड्स लगती हैं। तो जैसे कस्टमर एंटर हो रहा है तो सामने कौन सा हमें सेगमेंट दिखाना है, उसके बैक कार्ड में कौन सा दिखाना है, उसके बैक एंड में कौन सा दिखाना है। तो ये सब प्रॉफिट के बेसिस पे होता है कि कौन सा सेगमेंट आपको ज्यादा कमाई करके दे रहा है, उसके बेसिस पे आप उसको रखो और ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करो, ठीक है। ये होता है सारा सेगमेंट की हेल्प से। आप क्या कर सकते हो, मतलब आप एबीएम के हेल्प से क्या कर सकते हो, बेंचमार्किंग में हेल्प हो जाती है। तो मैंने क्या क्या बेनिफिट्स बताए, एबीबी में हेल्प करता है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग बनाने में, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग में, कॉस्ट रिडक्शन में, परफॉर्मेंस मेजरमेंट में और बेंचमार्किंग में, ठीक है। अब देखो मैंने आपको इसमें कुछ बताया था वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड, ये हमने सारा पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या होती है। एक ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है, मतलब प्रोडक्शन के लिए जो जरूरी एक्टिविटी होती है वो होती है वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। वेयर एज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या होती है, जिसपे हमें क्या करना है, जो कि कोई प्रोडक्ट बनाने में या फिर कोई कंट्रीब्यूशन करने में ज्यादा हेल्प नहीं करती, जो कि फालतू की नॉन वैल्यू एडेड, अगर ये नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी एक्टिविटी होती है नॉन वैल्यू एडेड। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें देखना है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी, एमसीई, ये हमेशा किसमें होगी, परसेंटेज में, क्योंकि एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस हमेशा परसेंटेज में होती है, ठीक है। तो अब आप एमसीई जो है कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आप लोगे वैल्यू एडेड टाइम। वैल्यू एडेड टाइम का क्या मतलब होता है, प्रोसेसिंग टाइम, हमेशा प्रोडक्ट को प्रोसेस करने का टाइम, मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स आप बना रहे हो, तो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में जो भी आपका टाइम लगेगा, प्रोडक्शन स्टार्ट होने से लेकर प्रोडक्शन कंप्लीट होने तक जो भी आपका टाइम लगेगा, वो तो हो गया टोटल मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। वैल्यू एडेड टाइम क्या है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने में जो टाइम लगा वो हो गया आपका प्रोसेसिंग टाइम, वो हो गया वैल्यू एडेड टाइम। अब नॉन वैल्यू एडेड टाइम क्या होता है, इंस्पेक्शन, स्टोरेज, वेटिंग, मूविंग, क्यू। इंस्पेक्शन टाइम, स्टोरेज टाइम, वेटिंग टाइम, मूविंग टाइम या क्यू टाइम, ये सारे होते हैं नॉन वैल्यू एडेड टाइम। मतलब ये प्रोडक्ट को प्रोसेस करने में या कैसे भी बनाने में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करते, बल्कि और आपका टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे इंस्पेक्शन देख लो, आप क्या मान के चलो, आप रॉ मटेरियल जो अपनी मशीन में लगाओगे उससे पहले आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, तो ये वैसे तो क्वालिटी चेक है, पर इसमें क्या हो रहा है, आपका टाइम फालतू का लग रहा है, जो कि आपको प्रोडक्ट बनाने में कोई तरीके से हेल्प नहीं करेगा। तो ये इंस्पेक्शन टाइम क्या हो गया, फालतू का टाइम, नॉन वैल्यू एडेड टाइम। ऐसे आप प्रोडक्ट को जो है कोई वेयर हाउस में स्टोर करते हो या रॉ मटेरियल को वेयर हाउस में स्टोर करते हो, तो स्टोरेज टाइम आपका लग गया। वेटिंग टाइम, 3 प्रोसेस से आपका मान के चलो प्रोडक्ट गुजरता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ना, टैनिंग, डाइंग, फिनिशिंग, तो टैनिंग में काम टाइम पे हो गया, अब टैनिंग से डाइंग में जा रहा है, अब डाइंग का जो प्रोसेस है वो स्लो है, जिसकी वजह से फिनिशिंग डिपार्टमेंट को वेट करना पड़ा है, तो ये हो गया वेटिंग टाइम। मूविंग टाइम, आपका जो सप्लायर है ना वो वेयर हाउस में पहले गुड्स रॉ मटेरियल बेचते हैं, फिर रॉ मटेरियल जो है वेयर हाउस से प्रोडक्शन फ्लोर पे आता है, तो ये डबल ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम लगा ये हो गया आपका मूविंग टाइम। लास्ट आता है क्यू टाइम, की कोई प्रोडक्ट को बनाने में आपका टाइम लग रहा है जिसकी वजह से मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है इन लाइन आपके क्यू हो गए, तो वो आपका हो गया क्यू टाइम। तो ये सारे टाइम बेसिकली क्या होते हैं, नॉन वैल्यू एडेड टाइम होते हैं। आपको इसका मतलब नहीं समझना है इतना, आपको बस याद रखना है इंस्पेक्शन, स्टोरेज, वेटिंग, मूविंग, क्यू, क्योंकि इसके बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आता, ठीक है। तो अब देखो वैल्यू एडेड टाइम के प्रोसेसिंग टाइम और नॉन वैल्यू एडेड टाइम के इंस्पेक्शन, स्टोरेज, वेटिंग, मूविंग, क्यू टाइम, तो ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं आपके, सॉरी,
ये दोनों मिलके वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड टाइम मिलके आपके क्या बना देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट होने से लेके प्रोडक्शन कंप्लीट होने तक टोटल मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम कितना लगा, टोटल प्रोडक्शन टाइम आपका कितना लगा, उसको या तो बोल दो आप टोटल प्रोडक्शन टाइम या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, वो होता है आपका क्या, टोटल प्रोडक्शन टाइम या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। अब वैल्यू एडेड टाइम का आप डिवाइड दे दो या तो टोटल प्रोडक्शन टाइम या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम और इंटू 100 कर दो, तो आपका एमसीई आ जाएगा। आपका क्या आ जाता है, एमसीई आ जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें दो स्पेशल नोट्स दिए हुए हैं। मैंने क्या बोला है कि वेट टाइम बिफोर ऑर्डर प्रोसेसिंग या बिफोर ऑर्डर रिसीव बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जो कि होता है रिसीव टाइम, इज इररिलेवेंट इन अबव कैलकुलेशन हेंस इग्नोर्ड। इसका क्या मतलब है, इसको समझो। इसके लिए मैं आपको थोड़ा साइकिल समझाती हूँ टाइम का। जैसे देखो, मान के चलो आपके कस्टमर ने क्या करा, ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, कस्टमर ने क्या करा, ऑर्डर प्लेस करा। जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो कंपनी में सबसे पहले किसके पास रिफ्लेक्ट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट के पास रिफ्लेक्ट होगा। अभी सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेगा कि हाँ मेरे पास पर्टिकुलर लेबर है कि नहीं, रिसोर्सेज है कि नहीं, उसके बाद वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, सेल्स डिपार्टमेंट के पास गया, सेल्स डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोला, तो वेट टाइम बिफोर ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये वाला वेट टाइम बिफोर ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये इसकी बात हो क्या हो रही है, ये हो रहा है इररिलेवेंट। ये क्या बोलते हैं, ये होता है इररिलेवेंट। क्या होता है, ये इररिलेवेंट। अब देखो आगे कैसे चलता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उसने बोला, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या करा, फिर प्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया। उसने क्या करा, प्रोडक्शन कंप्लीट कर दिया और उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया कस्टमर को, डिलीवर्ड टू कस्टमर। ठीक है, तो देखो इधर से अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या करा, प्रोडक्शन स्टार्ट किया। ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पे प्रोडक्शन आपका स्टार्ट हो गया, तो इधर से लेके इधर तक का ये जो भी आपका टाइम लगा, ये जो भी आपका टाइम लगा, ये होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम या फिर टोटल प्रोडक्शन टाइम। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम या टोटल प्रोडक्शन टाइम, जिसमें वैल्यू एडेड टाइम भी होगा, नॉन वैल्यू एडेड टाइम भी होगा। जिसमें वैल्यू एडेड टाइम भी होता है, नॉन वैल्यू एडेड टाइम भी होता है। मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट होने से लेके प्रोडक्शन कंप्लीट होने तक जो भी आपका टाइम लगा, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम या टोटल प्रोडक्शन टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम या टोटल प्रोडक्शन टाइम। और इस केस में दोनों टाइम हमारे इन्वॉल्व होते हैं, वैल्यू एडेड टाइम और नॉन वैल्यू एडेड टाइम भी, क्योंकि टोटल प्रोडक्शन टाइम या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम बनता ही किससे, वैल्यू एडेड टाइम प्लस नॉन वैल्यू एडेड टाइम, इससे बनता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाना चाहा, मैंने आपको समझाना चाहा नोट वेट टाइम बिफोर ऑर्डर प्रोसेसिंग या बिफोर ऑर्डर रिसीव बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि इस टाइम पे अभी तक ऑर्डर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, अभी तक ऑर्डर इनके पास नहीं पहुंचा था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास। तो देखो इसको ऐसे समझो, जैसे देखो आप जानते होंगे मिंत्रा। ठीक है, मिंत्रा है, उससे आपने क्या करा, आप मान के चलो आप आज आपने ऑर्डर प्लेस करा, तो जब आप मिंत्रा से ऑर्डर प्लेस कर लेते हो ना, उसके कुछ टाइम बाद विद इन ही सेकंड्स वाली या विद इन मिनट ही बोल लो, आपके पास एक और आता है मैसेज। पहले तो आता है ऑर्डर प्लेस्ड, फिर आता है ऑर्डर कंफर्म्ड। तो ऑर्डर प्लेस्ड, यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डर प्लेस्ड, और ये क्या हो गया, ऑर्डर कंफर्म्ड। तो इसके बीच का जो टाइम है ये होता है आपका वेट टाइम। ये क्या होता है आपका वेट टाइम बिफोर ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो जब भी आपको प्रोडक्शन के लिए टाइम निकालना हो ना, मतलब आपको निकालना हो टोटल प्रोडक्शन टाइम या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, तो हमेशा ये वाला जो टाइम है ना आपका पर्टिकुलर, ये वाला टाइम हमेशा क्या होगा, इररिलेवेंट होगा, हमेशा इसको इग्नोर करना। पर अब ये जो टाइम है इसको आप क्या बोलते हैं, रिसीव टाइम, हम इसको यूजुअली बोलते हैं। ये क्या होता है, रिसीव टाइम। ठीक है, इसको हम रिसीव टाइम बोलते हैं। तो अभी काम कैसे आता है, देखो जब आपको ये निकालना हो ना, आपका टोटल डिलीवरी साइकिल टाइम क्या रहा, मतलब आपने कब कस्टमर को ही निकालना है कि उसको एक प्रोडक्ट डिलीवर जब हुआ ना, उसको टोटल कितना टाइम लगा, मिंत्रा ने कितना टाइम लिया। तो आप ये देखोगे कस्टमर को क्या पता कि उसने तो ऑर्डर कब प्लेस किया और उसको कब ऑर्डर डिलीवर हुआ। तो कस्टमर के लिए डिलीवरी साइकिल टाइम क्या, हमारा डिलीवरी साइकिल टाइम हमेशा ये हो जाएगा। तो डिलीवरी साइकिल टाइम हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में आपका रिसीव टाइम भी आएगा, मतलब आपका वेट टाइम बिफोर ऑर्डर प्रोसेसिंग है ये भी कवर हो जाएगा, प्लस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम ये वाला भी आपका कवर हो जाएगा। और अगर इधर ही बीच में भी कोई टाइम लगा है तो वो भी कवर हो जाएगा, यूजुअली इससे देते नहीं है। तो आपका डिलीवरी साइकिल टाइम क्या होगा, डिलीवरी साइकिल टाइम मतलब कस्टमर ने ऑर्डर जब प्लेस किया और कस्टमर को ऑर्डर जब डिलीवर हुआ, ऑर्डर प्लेस से टिल ऑर्डर डिलीवर टू द कस्टमर, वो टाइम क्या है, डिलीवरी साइकिल टाइम है। वो कैसे लेंगे, रिसीव टाइम प्लस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। तो इस केस में रिसीव टाइम क्या हो गया, वेट टाइम बिफोर ऑर्डर प्रोसेसिंग, मतलब ये वाला जो हमने पहले इग्नोर किया है, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम निकालते टाइम, प्लस मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, टोटल टाइम क्या हो गया, डिलीवरी साइकिल टाइम। बस इतना याद रखना है आपको, ये साइकिल पूरा याद नहीं रखना, आप बस इतना याद रखना कि जब भी वेट टाइम बिफोर ऑर्डर प्रोसेसिंग दे रहा हो तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम निकालने के लिए तो ये रेलेवेंट है, लेकिन अगर डिलीवरी साइकिल टाइम बोल दे तो ये रेलेवेंट हो जाएगा, हमें इसको कंसीडर करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात थी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। अब तुरंत इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। ये क्या बोलता है कि देखो आपने एबीसी को यूज करके जो ओवरहेड की कॉस्ट एलोकेट करी थी ना एक्टिविटी लेवल, आप उसके लिए क्या करो, एक्टिविटी के बेसिस पे आप क्या करो, बजट सेट कर लो। मतलब आप क्या करो, जैसे मान के चलो आपकी 4-5 एक्टिविटी हैं, सपोज आपकी एक्टिविटी हो गई मशीन रिक्विजिशन, ठीक है, इससे लिखते हैं, सपोज आपकी एक्टिविटी हो गई क्या, मशीन रिक्विजिशन,
और इंस्पेक्शन, सेटअप्स, असेंबलिंग, ये सारी आपकी एक्टिविटी हैं, ठीक है। लास्ट ईयर की आपकी एक्टिविटीज़ हो गई है और इनके बेसिस पे ओवरहेड्स की कॉस्ट आ रही है, ठीक है। ओवरहेड की कॉस्ट आ रही है सपोज, ठीक है। कुछ कॉस्ट आ रही है, जैसे मशीन रिक्विजिशन की 1 लाख हो गई, इंस्पेक्शन की भी 1 लाख हो गई, सेटअप्स की 2 लाख हो गई और असेंबलिंग की हो गई सपोज 5 लाख और इंस्पेक्शन की भी 2 लाख मान लो, तो टोटल हो गई कितनी, 10 लाख हो गई। टोटल आप 10 लाख मान लो, ये सब एग्जांपल चल रहा है, दैट्स व्हाई इट्स एन एग्जांपल, ठीक है। तो आपकी ये क्या हो गई, टोटल ओवरहेड की कॉस्ट आ गई, ओवरहेड की कॉस्ट आ रही है। अब आप क्या करोगे, लास्ट ईयर की कॉस्ट है, अब आप क्या करोगे, करंट ईयर आप देख रहे हो, ठीक है। आप करंट ईयर पे हो, अब आप करंट ईयर का जो है कैलकुलेशन करना चाहते हो, तो आप क्या करो, आपने देखा कि ये सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं कि ये जो मतलब फ्रिक्वेंट एक्टिविटी है ये होंगी होंगी, तो आप क्या करो, आप इन एक्टिविटीज का क्या करो, बजट सेट कर लो। आप क्या करो, एक्टिविटी के बेसिस पे बजट बना लो। मान के चलो आपने मशीन के लिए बजट बना दिया, आपने बना दिया कि 1,50,000 कि लास्ट ईयर में 1 लाख थी, अब करंट ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होगी, 1.5 लाख। इंस्पेक्शन के लिए आपने बजट बना दिया कितना, 2.5 लाख, सॉरी 3 लाख का। सेटअप्स के लिए आपने बना दिया 2.5 लाख का और असेंबलिंग के लिए आपने बना दिया 5.5 लाख का, ठीक है। इस तरह से आपने बजट प्रिपेयर कर दिया। तो इससे क्या होगा, अब आपको पता चल जाएगा करंट ईयर में कि आपको मशीन की जो कॉस्ट, एक्टिविटी जो मशीन है ना, उसकी कॉस्ट जो है बियॉन्ड 1.5 लाख नहीं लेके जानी। मतलब एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग से क्या होगा, बजट बनाने से आप बियॉन्ड द जो है आप नहीं जाओगे। मतलब आपका एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग से क्या हेल्प होगी, आपकी कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी कि आपको 1.5 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं करना किस पे, मशीन रिक्विजिशन पे। ऐसी इंस्पेक्शन पे 3 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं करना, सेटअप्स पे 2.5 लाख से ज़्यादा खर्चा नहीं करना। तो बेसिकली इन एक्टिविटी बेस्ड जो ओवरहेड है ना, ये ओवरहेड जो आपने एक्टिविटी बेसिस पे एलोकेट करे हैं, इन एबीसी कॉस्ट के जो है कंट्रोल लग जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी के बेसिस पे बजट सेट करना। तो देखो मैंने क्या बोला, इट मींस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्सपेक्टेड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय मेकिंग एंड एनालाइजिंग ओवरहेड कॉस्ट बजट बेस्ड ऑन एक्टिविटी। एक्टिविटी के बेसिस पे जो आपने ओवरहेड कॉस्ट का बजट बनाया है, जिससे क्या होगा, आपकी एक्टिविटी की बेसिस पे जो भी कॉस्ट एलोकेट हुई है वो कंट्रोल हो जाएंगी। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्सपेक्टेड एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय मेकिंग एंड एनालाइजिंग ओवरहेड कॉस्ट बेस्ड ऑन एक्टिविटी। अब इसमें 3 एलिमेंट्स आते हैं, क्या, एक तो टाइप ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म्ड। आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने टाइप ऑफ एक्टिविटी निकाली, फिर आप क्या कर देखते हो, कॉस्ट देखते हो, फिर आप नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर निकालते हो, फिर एबीसी रेट निकालते हो और उसके बेसिस पे आप एलोकेशन करते हो। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ एक्टिविटीज है कहीं, फिर क्वांटिटी ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर और फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। तो आपने बेसिकली निकाल दिया। तो इसमें एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में 3 एलिमेंट्स होते हैं, टाइप देखो एक्टिविटीज के, क्वांटिटी देखो और कॉस्ट देखो। अब एक्टिविटी बेस्ड बजट होता कैसे है, बनता कैसे, कैलकुलेशन कैसे होगी। आप हर एक्टिविटी का क्या करो, बजटेड एबीसी रेट ले लो। जैसे सपोज मशीन की एक्टिविटी आपकी, ठीक है, इसका एबीसी रेट कितना आ रहा था, एबीसी रेट इसका आ रहा था सपोज 150, ठीक है, 150 आ रहा था। तो अब आप बजट बना दो। तो आप जब बजट लोगे ना, आप इसका बजट सेट कर दो कि बजटेड एबीसी रेट क्या होगी। सपोज आपने दे रखी है 200, बजटेड एबीसी रेट हो गई कितनी, 200 इंटू बजटेड यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ऑफ एक्टिविटी फॉर ईच प्रोडक्ट। मतलब मान के चलो कि कोई प्रोडक्ट में कुछ एक्टिविटी आ रही है, कोई प्रोडक्ट में कुछ एक्टिविटी आ रही है, तो हर एक्टिविटी के बेसिस पे आपको क्या करना है, बजट प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं आपने पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट का ले लिया या एक ही कस्टमर का लिए, नहीं, हर प्रोडक्ट के लिए आपको क्या लेनी है, जो भी एक्टिविटीज आ रही है आपको सारी लेनी है। तो बजटेड एबीसी रेट इंटू बजटेड यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर का मल्टीप्लाई कर दो, एक्टिविटी बेस्ड बजट बन जाएगा। जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था आपको खुद पता है कितना आसान था, इसमें कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि इसमें आपको एबीसी रेट भी आपको गिवन होती है बजटेड, और बजटेड यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर भी गिवन होते हैं। तो हमें इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना, बस मल्टीप्लाई करके एक्टिविटी बेस्ड बजट एक सेट करना होता है एक्टिविटी के बेसिस पर। अब इससे बेनिफिट क्या होते हैं, सीबीआई, इसको याद रख लेना, सीबीआई। इससे 3 बेनिफिट्स होते हैं, क्या, एक तो क्लियर लिंकिंग हो जाती है कॉस्ट की विद स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे क्लियर लिंकिंग हो जाती है, इसको समझो। जैसे देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना अभी, ये शॉपर स्टॉप वाला, इसमें क्या हुआ, मैंने देखा कि एलन सोली का ये जो बंदा है ना, ये सही से नहीं कर पा रहा, मतलब ये अपनी एक्टिविटी सही से मैनेज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से इसके मान के चलो कि सेटअप मान के चलो ऑर्डर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है, सपोज ऑर्डर प्रोसेस करने की जो कॉस्ट है ना वो बढ़ती जा रही है। तो मैंने क्या करा, क्लियरली देखे कि ये स्टाफ जो है ना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसकी वजह से कॉस्ट जो है मेरी फालतू की बढ़ती जा रही है। तो क्लियर लिंकिंग हो जाती है कॉस्ट की विद स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। एक्टिविटी के बेसिस पे क्या होता है, क्लियर लिंकिंग हो जाती है स्टाफ की विद रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कौन ढंग से मैनेज कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, ठीक है। बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स नीड्स, आप क्या करते हो, आप डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट प्रोडक्ट या सेगमेंट के बेसिस पे आप देख लेते हो कि किस रिसोर्स या किस एक्टिविटी की आपको जरूरत है, आप उसको क्या करते हो, बेटर यूटिलाइज करते हो। और लास्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बजट स्लैक। बजट स्लैक का क्या मतलब हो गया कि आप ये देखते हो कि कहाँ कब यूनिट्स आपको बनानी है, कहाँ पे बजट जो है आपका लैक कर रहा है, बेसिकली बजट स्लैक आप आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो सीबीआई का क्या मतलब हो गया, क्लियर लिंकिंग ऑफ स्टाफ विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर लिंकिंग ऑफ कॉस्ट विद स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बजट स्लैक। इस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हो, ये बेनिफिट्स होते हैं एबीएम के। तो एबीएम में आपको कुछ नहीं करना, बजटेड एबीसी रेट ले लेना एक्टिविटी के बेसिस पे इंटू बजटेड यूनिट्स ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ऑफ ईच एक्टिविटी ऑफ ईच प्रोडक्ट।
तो आपका एक्टिविटी बेस्ड बजट निकल के आ जाएगा। ये कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। कौन सी कॉस्ट? ओवरहेड की कॉस्ट को, जो आप एक्टिविटी के बेसिस पे कैलकुलेट करते हो। बस सिंपल इतना से आपको याद रखना है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है पेरेटो एनालिसिस। अब ये क्या बोलते हैं? देखो, पेरेटो जो है ना, एक बंदा है, ये कहाँ रहता है? मिलान सिटी में रहता है। ये क्या है? मिलान सिटी में रहता है। इसने क्या देखा? इसने देखो क्या देखा? इसने वही देखा जो हर कंट्री में होता है। इसने अपनी मिलान सिटी में देखा, मिलान सिटी में क्या चल रहा था कि मिलान सिटी में 80% रुपया 20% सिटीजन्स पे है। ठीक है, 20% सिटीजन ऐसे हैं जिसपे पूरी सिटी का 80% रुपया है। ठीक है, और 20% रुपये 80% सिटीजन पे है। ठीक है, तो ये बेसिकली 80-20 रूल बताता है आपको। 80-20 रूल बताता है कि मिलान सिटी में 80% रुपया सिर्फ 20% सिटीजन पे है और 20% रुपया जो है 80% सिटीजन पे है। इसका मतलब क्या कि देखो, जैसे इंडिया वगैरह जो है ना, वहाँ पे भी यही चलता है। जैसे इंडिया को देख लो, इंडिया में क्या है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है उसका 80% पार्ट जो है, मेजर पार्ट जो है, बड़े बड़े लोगों पे है, जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, इन सब पे है। और बाकी का जो बचा कुछ 80% पार्ट है, जो हम जैसे 20% लोग जो है ना, मतलब हम जो बाकी का 20% पार्ट है जो हम जैसे 80% लोग हैं ना, उन पे है। मतलब देखो, इंडिया की पॉपुलेशन काफी आई है, तो इंडिया में 20% लोग ही ऐसे हैं जो इतने रिच हैं जिनका इकोनॉमी पे जो है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। मतलब 80% इम्पैक्ट है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। बाकी के जो हम बचे 80% लोग हैं, उनका सिर्फ इम्पैक्ट कितना है? 20% है। तो अगर मैं आपको बात करूं कि जो 80% रुपये सिर्फ 20% सिटीजन पे, तो ये वैसे लोग कितने हैं? कम है। ये क्या है? फ्यू हैं, पर ये क्या है? वाइटल फ्यू है, मतलब सिग्निफिकेंट फ्यू है। अगर पावर देखी जाए ना, तो इन पे पावर क्या है? हाई है। इनकी पावर हाई है। कल को अगर इकोनॉमी में, मान के चलो इंडिया की इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो किसका हेल्प जो है सिग्निफिकेंट होगा, किसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होगा? इन वाइटल फ्यू का, क्योंकि ये बहुत मेजर पार्ट जो इकोनॉमी का होल्ड करते हैं। जैसे अपनी कंट्री में अंबानी हो गया, अडानी हो गया, ठीक है, इनको कल को कुछ हो जाए तो इंडिया को बहुत कुछ हो सकता है। सेम हम क्या कह सकते हैं कि हम जो बाकी के 80% सिटीजन है, हम हैं क्या? मैनी। वैसे तो हम बहुत हैं मैनी, लेकिन हम क्या? ट्राइबल हैं, ट्राइबल मैनी। मतलब हम कोई काम के नहीं है। काम के इन सेंस कि अगर कल को कुछ इम्पैक्ट हो, मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारा जो इम्पैक्ट होगा वो कम सिग्निफिकेंट होगा एज कम्पेयर टू वाइटल फ्यू, क्योंकि इनके पास पावर ज़्यादा है, इनके पास इकोनॉमिकली ये स्ट्रॉन्ग है। तो वही मिलान सिटी में था। मिलान सिटी में जो है ना, वो हर जगह बेसिकली कंट्री में रहता है, हर जगह यही प्रॉब्लम है कि वहाँ के 20% सिटीजन जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और 80% सिटीजन जो है ना, वो लेस पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू 20% सिटीजन। ये हर सिटी की बात है। तो बेसिकली जो है ना, पेरेटो एनालिसिस ये 80-20 रूल पे चलता है। तो अब इसमें क्या बताया हुआ है? इट इज बेस्ड ऑन 80-20 रूल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। और पेरेटो ने क्या ऑब्जर्व करा? ट्राइबल मैनी, मतलब ट्राइबल मैनी 80% सिटीजन, वेल्थ ऑफ वाज ओन्ड बाय 20% फ्यू सिटीजन, vital few, and remaining 80% citizens only occupy 20% of wealth of city. Hence it is concluded that vital few needs to be responded first as compared to tribal many. मतलब क्या कि vital few, मतलब ये जो 20% लोग हैं अंबानी अंडानी वाले, इनको पहले रिस्पॉन्ड करना चाहिए एज कम्पेयर टू ट्राइबल मैनी, क्योंकि इनका रिस्पॉन्ड क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। कब? जब बिजनेस की कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी हो। तो क्या बिजनेस की प्रॉब्लम या कंट्री की कोई भी प्रॉब्लम है, इट वाज यूज्ड टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम इफेक्टिवली एंड शुड बी परफॉर्म पीरियडिकली। ये पीरियडिकली परफॉर्म होना चाहिए। कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम जो है उसमें सॉल्व अगर आप कर रहे हो, तो वाइटल फ्यू को जो है पहले रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ये सारे जो है ना आपके इन पे छोटे छोटे MCQ बन जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फेवरेट पार्ट है ये ICI का इस टॉपिक के लिए, तो अच्छे से इसको याद कर लेना। इसमें एक एक लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, पेरेटो एनालिसिस बिजनेस में कैसे अप्लाई होता है उसको समझो। इसमें 4 तरीके बताए हैं। क्या क्या? प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राइस निकालने के लिए, प्रोडक्ट की प्राइसिंग देखने के लिए। अब ये कैसे होता है इसको समझो कि मान के चलो आपको आपकी प्रोडक्ट की जो प्राइस है, आप उनमें जो प्रोडक्ट सेल करते हो, उसमें आपका जो 20% प्रोडक्ट है, मैं क्या बोल रही हूँ, उसमें आपका जो 20% प्रोडक्ट है ना, वो तो 80% प्रॉफिटेबल है। 80% प्रॉफिटेबल है। मैं आपको वहीं लिख के समझाती हूँ, अच्छे से समझ आएगा। पेरेटो बिजनेस एप्लीकेशन में कैसे हेल्प करता है? सबसे पहले समझो प्राइसिंग। ठीक है, प्राइसिंग में कैसे हेल्प करेगा कि 20% जो प्रोडक्ट है आपको 80% प्रॉफिट कमा के देते हैं। ठीक है, मान के चलो कोई रिटेल स्टोर है, उसमें आपके जो 20% प्रोडक्ट्स हैं वो आपके 80% प्रॉफिट कमा के देते हैं, और जो 80% प्रोडक्ट्स हैं वो आपको 80%, वो आपको बाकी का रिमेनिंग 20% प्रॉफिट कमा के देते हैं। तो आपको फोकस मेन किधर करना चाहिए? इन 20% प्रोडक्ट पे, क्योंकि आपका बिजनेस का मेजर रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? इन 20% प्रोडक्ट से आ रहा है। जैसे देखो, मैं रिलायंस की बात करूँ तो रिलायंस कितनी सारी चीज़ों में डीलिंग करता है। रिलायंस अजॉर्टे का इसने आज नया डेवलप करा है, कपड़े वगैरह का। ठीक है, रिलायंस के टेलीकॉम इंडस्ट्री भी है, जैसे जियो हो गया, और रिलायंस और भी काफ़ी चीज़ों में डीलिंग करता है। तो रिलायंस का अगर मेजर इनकम देखा जाए तो वो किससे? जियो से है। जैसे बनतारा वगैरह, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं रिलायंस के, तो अनंत एकदम। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री कितना बड़ा है, तो उसका मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मेजर सोर्स ऑफ इनकम है उसका जियो। जियो जो टेलीकॉम इंडस्ट्री उससे बहुत ज़्यादा वो रुपया कमाता है, क्योंकि वो क्या एक तरह से मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में चला गया है। ठीक है,
या ओलिगोपोली भी आप कह सकते हो। तो 20% प्रोडक्ट जो है आपको 80% प्रॉफिट कमा के दे रहा है और बाकी का 80% प्रोडक्ट जो है ना आपको 20% प्रॉफिट कमा के दे रहा है। तो इससे आप देख सकते हो प्राइसिंग में कि आपको फोकस किधर करना चाहिए, आपको कौन सी प्राइस जो है उसको ज़्यादा पे फोकस करना चाहिए। तो आपके लिए बेटर क्या होगा, 20% प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करो, उसकी प्राइस को ध्यान से रखो, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का, CPMS को शॉर्ट में लिख देती हूँ, CPA। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस क्या बोलता है कि मान के चलो कि आपके 20% कस्टमर जो हैं वो आपको 80% प्रॉफिट देते हैं, ठीक है, और आपके जो 80% कस्टमर हैं वो आपको रिमेनिंग 20% जो है प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मान के चलो कोई बिजनेस में ऐसे, देखो हर बिजनेस में क्या होता है, कुछ की कस्टमर्स होते हैं जो आपके रिपीटेटिव होते हैं, जो आपसे बंधे हुए कस्टमर होते हैं, आपसे बार बार माल लेते हैं। तो वो कस्टमर क्या होते हैं, आपके 80% प्रॉफिट आपको कमा के देते हैं। तो आप ऐसे कस्टमर को कभी नहीं छोड़ना चाहोगे। आप क्या करोगे, उनसे रिलेशनशिप डेवलप करोगे। मैंने बोला था ना प्रॉफिटेबल कस्टमर है तो आपको रिलेशनशिप डेवलप करना है बाय यूजिंग CRM, ठीक है। तो यहाँ पे एनालाइज करके क्या करोगे, रिलेशनशिप डेवलप करोगे और इंप्रूव करोगे, मार्जिन अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करोगे, ठीक है। अब 80% कस्टमर जो है आपको सिर्फ 20% प्रॉफिट देते हैं, तो आप उनसे क्या करोगे, उन पे दिमाग वगैरह कम लगाओगे। अगर वो आपको और कम प्रॉफिट दे रहे हैं तो आप उनसे एग्रीमेंट अपना रिवाइज वगैरह करने की कोशिश करोगे, मार्जिन इंप्रूव करने की कोशिश करोगे। तो मेन फोकस आपका कहाँ रहेगा, इस जगह रहेगा। मेन फोकस कहाँ रहेगा, इन कस्टमर्स पे रहेगा। तो इस तरह से आपको जो है पेरेटो हेल्प करता है। देखो प्राइसिंग में कैसे हेल्प करा कि कहाँ पे कौन से प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए, कस्टमर वाइज बताया कि कौन से कस्टमर पे फोकस करना चाहिए। तीसरा आता है क्या, स्टॉक कंट्रोल, जिसको आप इन्वेंट्री कंट्रोल भी बोल सकते हो, इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। और देखो स्टॉक कंट्रोल और इन्वेंट्री कंट्रोल ये क्या बोलता है कि मान के चलो आपका 20% स्टॉक है, ठीक है, आपका मान के चलो 20% स्टॉक जो है वो 80% वैल्यू कवर करता है। 20% स्टॉक जो है आपका 80% वैल्यू का है और बाकी का जो 80% स्टॉक है वो सिर्फ 20% वैल्यू का है। तो आपको मेन फोकस किधर करना चाहिए, 20% स्टॉक पे करना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया, आपका मेन फोकस हो गया। जैसे देखो इसका मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे ज्वेलरी है जिसमें आप गोल्ड में भी डीलिंग करोगे, सिल्वर में भी करोगे और आर्टिफिशियल में भी करोगे, ठीक है। अभी डायमंड को छोड़ दो, गोल्ड, सिल्वर, आर्टिफिशियल। अब ये जो 20% स्टॉक है ना आपका गोल्ड का, ये 80% वैल्यू का है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस आप सबको पता है कितनी ज्यादा है और डे बाय डे बढ़ती ही रहती है, कम तो कम होती है, बढ़ती ज्यादा है। तो 20% स्टॉक अगर गोल्ड का भी है तो वो 80% वैल्यू रखता है और बाकी का 80% स्टॉक, सपोज इसमें कुछ पार्ट स्टॉक है सिल्वर का जो कि थोड़ा वैल्यू होगा, लेकिन आर्टिफिशियल तो क्या है, बिल्कुल वैल्यू नहीं करता कंपेयर टू गोल्ड। अगर गोल्ड से कंपेयर करोगे तो गोल्ड का जो है सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है। तो हर बिजनेसमैन क्या चाहेगा कि मैं गोल्ड की जब भी ज्वेलरी सेल करूँ तो मुझे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मतलब मुझे ज्यादा अटेंटिव रहना चाहिए। ऐसा तो नहीं कोई कस्टमर मुझे पागल बना के चोरी कर ले, स्टाइल मार के कैसे भी करके चोरी करके ले जाए। तो आपको जब ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ता है, लेकिन जब आप सिल्वर और आर्टिफिशियल में डीलिंग करते हो तो आपको इतना विजिलेंट नहीं रहना पड़ता। तो मान के चलो आपके पास कस्टमर आया, कोई एक आया कि सोने का हार लेना है, तो आप उसको ज्यादा टाइम दोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, और एक बोले कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी दिखा दो तो आप कहोगे कि थोड़ी देर बाद आ जाना, अगर आप पे भीड़ है तो, ठीक है। इस तरह से आपको हेल्प करता है बिजनेस में अप्लाई करने के लिए क्या, पेरेटो एनालिसिस, 80-20 रूल। अब लास्ट आपका क्या आता है, लास्ट आता है क्या, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में कैसे हेल्प करता है, मान के चलो कि आपका जो 20%, मान के चलो आपके 20% जो डिफेक्ट्स है ना वो 80% प्रोडक्ट में है, ठीक है। 20% डिफेक्ट 80% प्रोडक्ट में और 80% डिफेक्ट्स किसमें, 20% प्रोडक्ट में। 80% डिफेक्ट किसमें, 20% प्रोडक्ट में। मतलब आपके 20% डिफेक्ट है किसमें, 80% प्रोडक्ट में। मतलब 80% प्रोडक्ट ऐसे जिनमें 20% डिफेक्ट है। तो ये कितने ज्यादा हो गए, मतलब आपके बिजनेस के लिए काफी सिग्निफिकेंट हो गया कि 80% प्रोडक्ट्स में 20% डिफेक्ट आ रहे हैं। तो आपका वो प्रोडक्ट जो है वो कितने ज्यादा उसका सेल्स रिटर्न वगैरह बढ़ जाएगा और आपकी जो क्या कह सकते हैं एक तरह से रेपुटेशन काफी डाउन हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस जगह आपको मेन फोकस करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इस जगह मेन फोकस करना पड़ेगा। और जो बाकी के 80% डिफेक्ट्स हैं, बाकी के 80% इफेक्ट सिर्फ 20% प्रोडक्ट में, तो आप उनको एक बार को बाद में देख सकते हो, लेकिन आपको मेनली क्या सही करना चाहिए, 20% इफेक्ट्स वाले प्रोडक्ट जो उनको सही कर लेना चाहिए। तभी आपका जो है आप आराम से इसको बिजनेस को अपना चला पाओगे, अदरवाइज हो सकता है लॉन्ग रन में बिजनेस सर्वाइव ही ना कर पाए। तो इस तरह से आपको पेरेटो जो बोलते हैं ना अपने बिजनेस में अप्लाई करने के लिए हेल्प करता है। पेरेटो एनालिसिस को अप्लाई करके आप अपने बिजनेस में जो है यूज कर सकते हो। कैसे, प्राइसिंग डिटरमाइन करने में, कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी देखने में, स्टॉक इन्वेंट्री कंट्रोल करने में और क्वालिटी कंट्रोल करने में। अभी जो पेरेटो एनालिसिस है ना, इसके लिए आप क्या करते हो, स्टेटमेंट बनाते हो। कैसे, सबसे पहले आप लिखते हो प्रोडक्ट डिफेक्ट्स है कस्टमर। अब देखो क्वेश्चन में जैसे कुछ भी गिवन हो, प्रोडक्ट डिफेक्ट्स है कस्टमर, उस अकॉर्डिंग ले लेना। अब आपको ये ऐसा नहीं है कि जैसा दिया वैसे ही ले लो, नहीं, इसको आप हमेशा देखना या तो टोटल अमाउंट या नंबर्स के बेसिस पे, या तो अमाउंट दिया होगा टोटल या नंबर्स, उसमें भी हाई टू लो, मतलब जिसका मान के चलो A B C D, ठीक है, और अमाउंट आपको दे रखा है
देखो यहाँ पे समझा देती हूँ। जैसे मान के चलो 4 प्रोडक्ट हैं आपके, मैं प्रोडक्ट वाइज ले रही हूँ, ठीक है। 4 प्रोडक्ट हैं और अमाउंट दे रखा है इसका 100, इसका 150, इसका 20 और इसका 80, ठीक है। तो इसका टोटल करो 100 प्लस 150 प्लस 20 प्लस 80, ये आ रहा है कितना 350 सपोज ये आ रहा है, ठीक है। अब आप ये जब यहाँ पुट करोगे ना इस स्टेटमेंट में, आप ये क्या लिखोगे, आप हाई टू लो देखो। अब देखो हाई टू लो में देखें तो बी जो है ना इसका अमाउंट सबसे हाई है, तो बी को आप पहले लिखोगे, तो यहाँ कितना आ गया 150। फिर इसके बाद किसका हाई है, ए का, फिर इसका आ गया 100, फिर किसका है डी का, डी का कितना आ रहा है, डी का कितना आ रहा है, डी का आ रहा है 80, फिर लिखोगे लास्ट में सी का, इसका आ रहा है 20, तो टोटल कितना हो गया 350 आपका हो गया, ठीक है। फिर लिखना है परसेंटेज ऑफ टोटल, अब वो कैसे आएगा 150 डिवाइड बाई 350 इंटू 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज कर रही हो, तो परसेंटेज किसका, टोटल का, टोटल कितना है 350। इस तरह से आप सबके लिख देना। अब क्यूमुलेटिव परसेंटेज क्या होता है, सपोज आपका आया बी का 150 डिवाइड बाई 350 इंटू 100, ये आया 42.86%, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब देखो जब आपको क्यूमुलेटिव लिखना होगा ना ए का, तो आप क्या लिखोगे, बी का तो लिखोगे प्लस ए वाली जो परसेंटेज है उसका ऐड करके लिखोगे। मतलब क्या, सपोज बी का आया कितना 42.86% यहाँ पे आया, और ए का निकाल दो 100 डिवाइड बाई 350 इंटू 100, ये आया कितना 28.6% इसका आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो, इन दोनों का ऐड करके यहाँ लिखोगे, मतलब यहाँ तो लिख दो 42.86% और यहाँ लिख दो 42.86 प्लस 28.6, ये कितना आ गया 71.46% यहाँ आ गया। इस तरह से आप सी का लिखो, जैसे सॉरी डी का, डी आ रहा है ना यहाँ पे, तो डी का आया 80 डिवाइड बाई 350, ये आ गया आपका कितना 22.86% इसका आ गया। तो अब यहाँ पे 71.4 प्लस 22.86 कर दो, ये कितना आ गया 94.26% ये आ गया, और बाकी का इसमें डी पे चला जाएगा, ये हो गया 100%। जैसे 20 डिवाइड बाई 350 करोगे, ये कितना आ गया 57.14% इसका, सॉरी 5.174% आ रहा है, रिमेनिंग 5.714% कुछ ऐसा आ रहा है, तो ये हो गया 100%। और यहाँ पे जब इसको ऐड कर दोगे 94.26 प्लस 5.74, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा 100%। अब इसे क्या होता है, आप देखो आपने क्या करा, आपने एलोकेशन कर दिया। अब इससे आपको क्या पता लगेगा क्यूमुलेटिव टोटल से, कि अगर आप प्रोडक्ट डी तक देखो ना, तो प्रोडक्ट डी तक 94.26% बन गया। अगर प्रोडक्ट डी पे भी ना जाओ, प्रोडक्ट सिर्फ ए तक देखो, तो 71.46% बन रहा है टोटल। मतलब कि बी और ए आपके क्या हो गए, की प्रोडक्ट हो गए, जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मिलते ही क्या हो रहा है 100 में से 71% जो है आप यही कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये कैसे हेल्प कर दिया आपको प्रोडक्ट डिटरमाइन करने में, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट को हेल्प करने में डिटरमाइन करता है। इस तरह से आप स्टेटमेंट बना सकते हो, इस तरह से आपको एनालिसिस करना होता है। तो मैंने इस केस में क्या जज कर लिया कि प्रोडक्ट बी और ए क्या है, मेरे की कंपोनेंट है, क्योंकि अकेले इन दोनों को यूज करके मैं 100 में से 71% यहीं पे कमा लेती हूँ। मतलब इस तरह से मेरे यहीं पे इतनी प्राइस चार्ज हो रही है। तो मेरे की एरियाज ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गए, बी और ए, तो इस पर मुझे ज्यादा फोकस करना है, और इस पर ज्यादा फोकस करके कॉस्ट जो है मुझे कम करनी है और रेवेन्यू बढ़ाना है। इस तरह से आप डिसीजंस ले सकते हो। बेसिकली इस तरह से पैरेटो एनालिसिस हेल्प करता है। तो देखो बेसिकली हमने जो है ना इस टॉपिक को, इस चैप्टर को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस बताया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट भी बता दिया, बजटिंग पढ़ लिया और पैरेटो एनालिसिस भी पढ़ लिया। तो अब आपने खुद देखा होगा ये चैप्टर कितना आसान था, आप आराम से इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। आज के लिए इतना ही एवरीवन, थैंक यू सो मच, राधे राधे।